गवर्नमेंट स्कूल से हम पढ़े हैं, मदर फादर को कुछ पता नहीं पढ़ाई के बारे में, तो हमारे लिए संदीप एक एग्जाम्पल है। तो लेकिन अगर बच्चा जो करने वाला है ना वो हर जगह से कर लेता है सौरभ। एक्चुअली जॉब लेना एक अचीवमेंट है, लेकिन सिर्फ वही अचीवमेंट नहीं है। मान लीजिए एक लड़की है, वो 26-27 तक तैयारी कर रही है, तो समाज, घर परिवार, हर कोई उनको ताने मारने लग जाएगा। इन हैंड सैलरी में क्या 21 साल की एज अगर मैं संदीप काफी सारे लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। और काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर पॉडकास्ट सीरीज एक लेके आए, जिसमें क्योंकि गांव देहात से काफ़ी सारे बच्चे बिलोंग करते हैं, तो उनको घर बैठे इंटरेक्शन मिले। काफ़ी सारे बच्चों का सपना है एक्साइज इंस्पेक्टर सीजन में अच्छी जॉब लेना। तो आज हमारे साथ है संदीप, जो एक्साइज इंस्पेक्टर है, मुंबई पोस्टेड है। उनका गजब का सफ़र रहा। बहुत बच्चे ग्रुप डी वगैरह की पोस्ट को लेके बहुत नेगेटिव रहते हैं, लेकिन इन्होंने सबसे पहली जॉब जो ज्वाइन करी ग्रुप डी, और हरियाणा ग्रुप डी से एक्साइज इंस्पेक्टर फिर सफ़र रहा। काफ़ी सारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, क्योंकि जो हमारी अंदर कैपेबिलिटी होती है उसको लेके एक्सपेक्टेशन घर वालों की अलग होती है। तो आपको इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा संदीप से। और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, हमारी प्रिपरेशन जर्नी में भी गोल्डन पीरियड 6 महीने का साथ रहा। तो आज संदीप से जानेंगे क्या उनका सफ़र है, कैसी जॉब प्रोफाइल है, मेडिकल क्या होता है, फिजिकल क्या होता है। एक्साइज को लेके तो बिल्कुल एक एक चीज़, जिनका सपना है एक्साइज इंस्पेक्टर बनना, एक एक चीज़ आपको जानने को मिलेगी। साथ में उनके पर्सनल अनुभव, क्या कुछ फैमिली। सबसे पहले वेलकम है संदीप भाई, आपका वेलकम मेंटर 3। सौरभ। और थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई, ये एक्साइज इंस्पेक्टर बनने का आपने बचपन में ही सोच लिया था, या बनते बनते हम एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए? सौरभ भाई, बचपन में कौन सोचता है? एक्चुअली अपन लोगों को पता ही नहीं होता है। अपना जो गांव देहात के बच्चे होते हैं, इनको फौज पुलिस के अलावा दूसरी नौकरी का आइडिया ही बहुत कम होता है एक्चुअली। तो ये एसएससी सीजीएल नाम की क्या बला होती है, ये हमें दिल्ली जाके पता लगा कि हाँ, सीजीएल नाम का एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू इंस्पेक्टर लोग लगते हैं। डायरेक्ट आप 18-20 साल का एक बच्चा है जो इंस्पेक्टर लग पा रहा है, तो ये सीजीएल आपको अपॉर्चुनिटी देता है। तो ग्रेजुएशन के बाद पता लगा, ओवर द टाइम सीजीएल की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन पोस्ट के बारे में तब भी क्लियर नहीं था कि कौन सी पोस्ट, पीओ का क्या काम होता है, जीएसटी का क्या काम होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्या करता है। तो वो सब चीज़ें ओवर द टाइम पता लगे, बनते बनते बनता है इंसान, वही वाली बात है। काफी सारे हाँ, डाउट्स हैं बच्चों के भी, जो हाँ बच्चों को नहीं पता एक्चुअली कि कस्टम्स में, जीएसटी में, एक्साइज में, जो ओवर द पॉडकास्ट हम आपस में क्लियर करेंगे बिल्कुल। बच्चों के डाउट्स। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि क्या मुंबई एक्साइज में मजे आ रहे हैं, नौकरी की जॉब प्रोफाइल कैसी है? भाई नौकरी की अगर सौरभ मैं बात बताऊं तो नौकरी के अपने मजे हैं, ठीक है। जीएसटी जो है, जीएसटी है या पीओ है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है या टैक्सेशन का कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, तो उसका अलग ही वर्क कल्चर है। बहुत आप फ्रीडम फील करते हो, डिपार्टमेंट बहुत लाइट रहता है, ठीक है। आप ऑफिसर वाला फील ले सकते हो उस डिपार्टमेंट में, इस तरह का और डिपार्टमेंट जो है। वर्दी का क्रेज बच्चों के अंदर है, वो फील आती है कभी कभी जब वर्दी नहीं डालते हैं यार, तो। ऑब्वियसली आती है वर्दी तो। कि हमारे अंग्रेजों के समय के चलती आ रही है कि यूनिफॉर्म का एक अलग रुतबा है। हाँ, तो वो बिल्कुल। चीज़ तो हमेशा रहता है। आप जब वर्दी पहनते हो तो एक तो प्राउड वर्थ फील इट आपको लगता है, रहता जो है। आपने मेहनत करी और अब इस स्टेज पे पहुंचते, तो लगता है कि हाँ यार, हाँ इतनी मेहनत तो देखो वर्थ इट है इस हाँ, जॉब के नहीं लिए। ऑब्वियसली नो डाउट कि हाँ, जब आपने जो मेहनत करी थी, जब आज वो लाइफ जी रहे हैं, जो प्रेस्टीज आपको समाज दे रहा है, जो आपको डिपार्टमेंट दे रहा है, आप बड़े बड़े कंपनी के करोड़ों के जो मालिक हैं, वो आपको आगे सर सर बोलते हैं, उनके सीए लोग आते हैं, तो दैट फील्स लाइक कि हाँ, मतलब अच्छा कुछ अचीव किया है आपने। बिल्कुल। तो हाँ, वर्थ इट तो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूं कि सबसे पहले जैसे आपका बैकग्राउंड रहा, कि फैमिली बैकग्राउंड आपका सबसे पहले क्या रहा? तो फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो सौरभ भाई, हम 4 लोग हैं परिवार में। मैं, मेरी छोटी बहन, मम्मी-पापा। फादर अपने महेंद्रगढ़ में ही उनका एक स्टूडियो है। माताजी मेरी हाउसवाइफ़ हैं, गृहिणी हैं, जो बहुत ही कम, शायद 4th या 5th क्लास तक पढ़ी-लिखी होंगी, जिनके बारे में हमें भी नहीं पता एक्चुअली। हम्म। तो ये है। और बहन मेरी है, वो अभी फर्स्ट ईयर में है। और स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? हाँ, स्कूलिंग की बात करें तो सौरभ भाई, मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो महेंद्रगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। ओके। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल करके नए कॉन्सेप्ट आए थे उस समय, इंग्लिश मीडियम जो गवर्नमेंट स्कूल चालू स्कूल्स हुए थे, थे, हाँ जी। तो मेरी उसी से पढ़ाई हुई है। 7वीं से 12वीं तक मैं उसी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। काफी सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर गवर्नमेंट स्कूल से हम पढ़े हैं, मदर फादर को कुछ पता नहीं पढ़ाई के बारे में। तो हमारे लिए संदीप एक एग्जाम्पल है। तो उन बच्चों को आप क्या मोटिवेशनल, क्या बात बोलना चाहोगे, जो इस चीज को पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं? देखिए यार, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल फ़र्क डालता है एक हद तक, लेकिन अगर बच्चा जो करने वाला है ना, वो हर जगह से कर लेता है सौरभ। जैसे अगर मैं मेरे स्कूल की बात करूँ तो हमारी क्लास में लगभग हम 42 बच्चे थे, हमारे सेक्शन में जो 11-12 जिन्होंने करी थी। तो आज ऑलमोस्ट हर कोई एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है।
मे बी वो नेवी में हो, मे बी वो एयरफोर्स में हो, मे बी वो कहीं क्लर्क हो, मे बी वो एसडीएम हो। हमारी क्लास का एक बच्चा है जो अभी एचसीएस के थ्रू एसडीएम भी सेलेक्ट हुआ है, और शायद आप भी जानते होंगे। बिल्कुल। हाँ, तो ये है। आज डॉक्टर भी हैं मेरे दोस्त। आज अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो अनिल हमारे साथ था, जो क्या है ऐसे बैंगलोर से बीटेक कर रहा है, मतलब पीएचडी कर रहा है। ओके। मैं भी हूँ, आप देख रहे हैं। बिल्कुल। तो हम सब गवर्नमेंट स्कूल से ही निकले थे, लेकिन करने का कीड़ा था कि कुछ करना है लाइफ में, तो अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं, आप चलते जाते हैं, बस रास्ता बनता जाता है। तो वही सब है। तो संदीप भाई, एक सबसे बड़ा बच्चे के मन में क्रेज होता है, क्योंकि हर बच्चा, देखो पूछना नहीं चाहिए, मैं भी एक टीचर हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चे के मन में क्रेज होता है एक्सरसाइज को लेके कि यार ऊपर की कमाई क्या कुछ है। तो क्योंकि आपका भी शॉर्ट पीरियड है, तो क्या कुछ ऐसा कुछ आपको एक्सपोजर मिला हो? देखो सौरभ, बात ऐसी है कि ये डिपार्टमेंट देखिए, अभी चीज़ें बदल रही हैं। बिल्कुल। पहले चीज़ें थी ऐसी, हम्म। अभी जो मेरे को लगता है, क्योंकि मेरा जितना कम समय सर्विस में हुआ है, तो मुझे जो समझ आता है कि चीज़ें अब वैसी नहीं रही। चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, अगर बैक एंड पे कुछ चलता हो तो अब उसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बट स्टिल मेरे हिसाब से चीज़ें ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रही हैं और इंटरनेट एक के आने देश से। भी एक अच्छे दिशा में जा हाँ, रहा देश है। भी एक अच्छे दिशा में जा रहा है। टैक्सेशन का सारा सिस्टम ऑटोमेशन की तरफ चल रहा है, बिल्कुल। तो वो एक अच्छी पहल है लोगों के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए। बिल्कुल। तो ये है। सबसे बड़ी चीज आती है कि सर, संदीप, एक बच्चा जब तैयारी करता है तो उसके दिमाग में, क्योंकि मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि अभी आप जब एफर्ट्स लगा रहे हो, तो अभी 6 महीने की एक्स्ट्रा एफर्ट आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप 2022 में आपकी ज्वाइनिंग हुई एक्साइज में, उससे पहले 2019 में आप ग्रुप डी थे हरियाणा के अंदर। तो आप बच्चे को क्या कुछ मैसेज रहेगा कि एक बच्चे जो तैयारी कर रहा है, अगर आज उसको ग्रुप सी की पोस्ट कहीं साउथ में मिल रही है, और अगर उसको लगता है कि मेरे अंदर कैलिबर है, थोड़ा सा मैं पुश करूँ लिमिट्स को, तो मैं दिल्ली या कुछ अपने होम टाउन की तरफ जा सकता हूँ, तो उसमें आपका क्या कुछ देखिए एक्सपीरियंस है? सौरभ, मैं इस बारे में बताता हूँ आपको, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली जॉब लेना एक अचीवमेंट है, लेकिन सिर्फ वही अचीवमेंट नहीं है। जॉब कितना कम समय में आप ले पा रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा पुश करके खुद को, कितनी जल्दी जो आपकी डिजायर्ड पोस्ट है आपको मिल पा रही है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं देखता हूँ यार, अभी जैसे हमारे रूममेट्स वगैरह हैं, तो वो एट द एज ऑफ 30 जॉब लगे हैं, उनका लास्ट अटेम्प्ट था, अभी उनको नौकरी मिली है। लेकिन अब वो क्या ही इंजॉय कर पाएंगे, घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं तुरंत, या मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड, तो वो मज़ा नहीं रहता है, ठीक है। और लड़कियों के केस में तो यार ये बहुत ज़रूरी है कि जॉब उनको बहुत जल्दी लेनी होती है, उनके पास तो टाइम बहुत ही कम होता है। बिल्कुल। मान लीजिए एक लड़की है, वो 26-27 तक तैयारी ही कर रही है, तो समाज, घर परिवार, हर कोई उनको ताने मारने लग जाएगा कि लड़की की शादी कब करोगे। तो समय रहते आपके पास जब टाइम है, जब आप 21-22 साल के हुए हैं, जब आपने डिसीजन ले लिया है कि मेरे को तैयारी करनी है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, तो अपना 100% दीजिए, क्योंकि देयर इज़ नो सेकंड चांस। आप सोच रहे हैं कि अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, तो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन आप पहले में कमी मत छोड़िए, क्योंकि वो रिग्रेट आपको लाइफ लॉन्ग रहेगा कि आप 1 साल पीछे रह गए। बिल्कुल। फाइनेंस के मामले में भी बात करें तो देखते हैं कि अगर आप एक इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो आपको पता है आपकी ग्रोस सैलरी ऑन एंड एवरेज 1 लाख रुपए महीना पड़ती है। अगर आप सरकार का एनपीएस कंट्रीब्यूशन जोड़ देते हैं, तो आप 1 साल लेट हो रहे हैं, यानी आप 12 लाख रुपए लेट हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल। तो वो आपकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने में आपका मदद कर सकता था, और आपको आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए, कुछ लोग होते हैं कि हाँ बस ठीक है, एक बार जॉब लग जाए, फिर मेरे को जिम जाना है, फिर मेरे को ये शौक पूरे करने हैं, फिर मेरे को ये स्किल्स डेवलप करनी है। तो वो सब चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जितना जल्दी आप नौकरी लगते हैं। जितना टाइम निकलता जाएगा, अननेसेसरी प्रेशर आप पर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और आपका भी जो परफॉर्मेंस, जो मैक्सिमम पीक का एक समय रहता है, वो भी धीरे धीरे समय के साथ डाउन हो डाउन जाता होता जाता है। एक्चुअली ऐसा आप फील करेंगे कि कुछ बच्चे बहुत डिप्रेस हो रखे हैं, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट, आप मेंटरशिप करते हैं, है। आपको भी पता है उनको अलग से बिल्कुल, पुश करना पुश पड़ता करना है। पड़ता है। तो द रीज़न बीइंग कि उन्होंने इतनी फेलियर देख ली है ना यार, तो वो खुद का, सैचुरेशन आ हाँ, जाता है एक पॉइंट। सैचुरेशन आ जाता है, खुद के मन में ही खुद की इमेज खत्म होने लगती है इंसान की, कि तू क्या ही कर रहा है। तो मेरी तो यही सलाह है कि जब आपने जिस दिन सोचा है कि मैंने आज शुरू करा है, तो 6 महीने का टाइम मान के अभी चलिए। इन हैंड सैलरी मैं क्या मान के चलूँ कि एक्साइज इंस्पेक्टर की इन हैंड सैलरी हमें क्या मिल रही है? सौरभ, अभी इन हैंड सैलरी क्या मिल रही होगी अगर मैं आपको बताऊं, जॉइनिंग के टाइम पे? ज्वाइनिंग के टाइम पे देखिए, मेरे 3 इंक्रीमेंट लगे हैं, तो मेरी इन हैंड सैलरी 87 समथिंग है विदाउट इनकम टैक्स डिडक्शन। ओके। तो आई थिंक 75 से 80 के बीच में तो है ही इन हैंड सैलरी। ओके। 75 प्लस है, नो डाउट। तो इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है। हाँ। और एक्साइज को लेके काफ़ी सारे बच्चों के मेडिकल को डाउट आते हैं, हम्म, क्योंकि एक लाइफ जर्नी हम
डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ पार्ट्स हैं जो बच्चा एस्पिरेंट के डाउट्स हैं, तो मैं एक बार पहले उनको रखना चाहूंगा इसमें, ताकि देखिए मैं बताता हूँ सौरभ, जैसे इसमें मेडिकल और फिजिकल दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। फिजिकल बहुत बेसिक होता है, आपकी हाइट एक मिनिमम इनका क्राइटेरिया है कि 157 है आई थिंक, उससे ऊपर होनी चाहिए। एक बार देख लीजिएगा स्टैटिस्टिक कि 157 ही आई थिंक। ठीक है। हाँ, तो वो है। प्लस एक साइकिलिंग होती है जो लोग बहुत इजीली कर लेते हैं और हर कोई करता है। मैंने आज तक नहीं सुना है कि कोई इनके फिजिकल में फेल हुआ हो। ठीक है। मेडिकल के लिए कलर ब्लाइंड का पॉइंट होता है जो कि हर एक यूनिफॉर्म पोस्ट में हमेशा लगता है, चाहे वो आपका पुलिस का हो, चाहे आर्मी हो और चाहे आप जीएसटी इंस्पेक्टर हो। तो कलर ब्लाइंड अगर आप नहीं है तो यू आर कंप्लीटली मेडिकली फिट। छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वो सब टैकल हो जाते हैं। ओके। हाँ जी। एज सच मेडिकल इसका कोई ज्यादा हार्ड होता नहीं नहीं, नहीं और नहीं, एक्चुअली डिफेंस के मेडिकल को और अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर के मेडिकल को कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन में बहुत इजी मेडिकल होता है। बेसिक चीजें चेक होती हैं, अनलेस आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ना हो। मुझे जहां तक लग रहा है सीपीओ के मेडिकल से भी इजी है। नहीं नहीं, सीपीओ तो यार वो तो सीएपीएफ का हो गया एक्चुअली, बेसिकली वो तो काफी अच्छा मेडिकल होता काफी है। अच्छा मेडिकल हाँ, है, यहाँ का मेडिकल बिल्कुल जो आप सिविल हॉस्पिटल में सिविल नौकरी के लिए करवाने जाते हैं ना, तो नॉर्मल समथिंग काइंड ऑफ दैट मेडिकल होता है। हमारा तो इसी तरह से हुआ था। ठीक है। हाँ। और काफी सारे बच्चों को ये भी डाउट आता है कि सर जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं और एज का एक होता है, तो इसमें एज काउंट क्या कुछ रहता है? एज सौरभ इसमें 18 साल से 30 इयर्स तक आप सीजीएल का एग्जाम में आप जीएसटी इंस्पेक्टर्स, कस्टम्स, इन सब को ऑप्ट कर सकते हैं। तो एक बच्चे को जो 18-19 साल का हुआ है उसको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंस्पेक्टर बनने की। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए सौरभ, जो ये सीजीएल की जॉब्स हैं, चाहे आपका सीएसएस हो, चाहे इंस्पेक्टर्स हो, ये सब बैकडोर एंट्री यूपीएससी की बोली जाती है। बिल्कुल। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि देखिए, जैसे आज मैं इंस्पेक्टर हूँ, अगर मैं 21 साल की एज में इंस्पेक्टर लगता हूँ तो मेरा 7-8 साल में मैक्सिमम प्रमोशन आ जाता है सुपरिटेंडेंट। बिल्कुल। उसके बाद मेरा अगला प्रमोशन जो होगा असिस्टेंट कमिश्नर, दैट इज आईआरएस, जो कि ग्रुप ए सर्विसेज होते हैं, जो कि यूपीएससी के थ्रू लग के आता है। तो यानी ऑन माई सेकंड प्रमोशन अगर मेरे को उसमें 20 साल भी लगता है तो भी मेरे पास 15 साल की सर्विस बचती है। तो 15 साल ग्रुप ए की लग्जरीज और पर्क्स ले पाऊंगा। तो इसलिए इसको बैकडोर एंट्री बोलते हैं। इसी तरह से चाहे आप एएसओ में लगते हैं तो वहाँ अंडर सेक्रेटरी बनते हैं तो यू आर डायरेक्ट आईएएस। तो हाँ, मतलब कंपेरेबल, ठीक है, आप प्रमोशन से गए हैं वो अलग बात है, बट आपको वो पोस्ट और वो ओहदा मिल जाता है जो यूपीएससी का रहता है। और काफी सारे बच्चों के ये भी डाउट्स आते हैं कि क्या जॉब ज्वाइन करने के बाद आगे तैयारी करने का मौका मिलता है, और जॉब का कितना क्या प्रेशर रहता है? एक्चुअली सौरभ, जिसको तैयारी करना है ना यार, वो मैंने देखा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल था 8 साल से 9 साल से, वो यूपीएससी में आईपीएस लगा है। ऐसी ऐसी न्यूज़ आप भी सुनते बिल्कुल, होंगे। मीना ठीक है। करके नाम था एक, हाँ अभी जो हमने देखा है हाँ, 2020 बैच में गए। आई थिंक उसी का मैं सुन पाया था। तो हाँ। ऐसे ऐसे बहुत लोग होते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में भी हैं जो जीएसटी इंस्पेक्टर थे, बाद में यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है। तो जिसको करना होता है, टाइम मिल जाता है, इजीली टाइम मिल जाता है आपको। ऑफिस आवर में भी आप टाइम निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपका टेडियस वर्क है या बहुत मतलब मेहनत वाला काम है। ठीक है, हाँ है, कुछ लिमिटेड आवर्स काम करना रहेगा, ओके। बट हाँ, जिसको करना होता है वो समय सुबह शाम करके निकाल लेता है। दिन में यार 24 घंटे होते हैं, आप 8 घंटे काम पे रहते हैं, तो 16 घंटे में से आप मैनेज करके निकाल सकते हैं। और 1-2 घंटा ऑफिस में भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो संदीप, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, जो आपका रहा सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो आपने कौन सा फेस किया? सबसे पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया सौरभ, मैंने तैयारी तो सीजीएल से ही शुरू करी थी कि मैं सीजीएल को ही टारगेट करके चला था। लेकिन हाँ, मीनवाइल मेरा एक अटेम्प्ट नेवी का बचा हुआ था, इंडियन नेवी का। तो वो सबसे पहला मेरा अटेम्प्ट था जो मैंने दिया नेवी का। और नेवी इज ए 1 डे प्रोसेस। आप सुबह जाते हैं, शाम तक आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है कि इधर यू आर सेलेक्टेड और नॉट, क्योंकि आपके हाथ में जितनी चीज़ें थी वो आपने कर दी, तो आप अपने एंड पे तो क्लियर ही है। फिर एक मेरिट बनना है फाइनल, उसमें नाम आया तो आपका ज्वाइनिंग आना है फाइनल सीधा। सिलेक्शन हाँ, हो जाए। तो वो मेरा पहला एग्जाम था। आई वेंट टू गिव द टेस्ट। सुबह टेस्ट हुआ, थोड़ी और देर बाद उसके बाद फिजिकल। सेकंड फर्दर? हाँ, सेकंड फर्दर की बात करें तो मेरी जो पहली नौकरी फिर जो इसके बाद लगी नेवी के बाद, क्योंकि नेवी की नौकरी मैंने छोड़ दी थी। हमारे परिवार में, परिवार मतलब पूरी पीढ़ी में बात करेंगे तो इट वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। और आपको पता है प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट होते हैं नेवी, नेवी, एयरफोर्स। अपने एयरफोर्स, गांव बिल्कुल। में बड़े बूढ़े तो इनको बोलते ही हैं कि फौज में लग रहा है, बड़ी इज्जत होती है इस चीज़ की। हम्म। तो दैट वाज ए गुड चांस कि मैं इसको ऑप्ट करूं। बट ठीक है, मेरा उस समय ग्रेजुएशन हो चुका था। तो काफी सारे बच्चे हैं जो एसएससी जीडी हम्म, या कांस्टेबल लेवल जॉब में सिलेक्ट होते हैं और फिर उनका होता है कि यार मैं जॉब स्विच करूं। तो आपको क्या लगता है कि चांस लेना चाहिए? अगर उसके बच्चे को लगता है कि मेरे अंदर कैलिबर है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, पैशंस है, तो क्या लगता है क्या कांस्टेबल, एसएससी जीडी, इनसे चांस लेके एक अच्छी पोस्ट के लिए रुकना चाहिए बच्चे को? देखो सौरभ, ये सब इंडिविजुअल
पे ही डिपेंड करता है। एक्चुअली जैसे मेरा था, जब मैंने नेवी की नौकरी छोड़ी तो मेरा पूरा परिवार, मेरे फादर और उनके दोस्त दिल्ली आए थे मेरे को समझाने कि यार यू शुड ज्वाइन, अपने घर की नौकरी है, जनरल कैटेगरी से हो, नौकरियां मिलती ही कहाँ है। तो अब मैं उनके कहने से, या मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं उनके कहने से ज्वाइन कर लूँ, जो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका नहीं हो रहा है, तो उनको देख के अगर मैं डिसीजन ले लूँ तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। ठीक है, आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। तो ये इंडिविजुअल की चॉइस होती है। अगर उसको लगता है कि अगर नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, उसके पास है वो चीज़ तैयार। जैसे मेरे को था कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं टीचिंग करूंगा 110%, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो टीचिंग आई विल डू दैट। ठीक है, तो अगर उसके भी दिमाग में क्लियर है तो उसको बिल्कुल ही शुड टेक ए शॉट। और कई बार होता है कि चीज़ें इतनी बढ़िया चली जाती हैं कि बाद में आप पीछे जाके कनेक्ट करते हैं कि हाँ इट वाज माय बेस्ट डिसीजन, और अगर शायद आज वो नहीं होता तो आज मैं लाइफ में बहुत पीछे होता। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यार अगर कुछ रिस्क लेने से 100 गुना 1000 गुना कुछ बेटर हो सकता है तो रिस्क बनता है, लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि हर बार आप डर के नहीं जी सकते। एक ही लाइफ मिली यार सौरभ, सब कुछ इसी में करना है। ठीक है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। तो अगर लग रहा है कि हाँ कूदना है तो कूदिए, देखा जाएगा, बाद में जो होगा भुगतेंगे। बिल्कुल। तो ये अप्रोच होनी तो चाहिए। एक हरियाणा ग्रुप डी आपने ज्वाइन करी फिर उसके बाद, क्योंकि नेवी आपने छोड़ी, माइंडसेट बनाया, लेकिन उसके बाद हरियाणा ग्रुप डी से एक्साइज इंस्पेक्टर तक का सफर, ग्रुप डी के अंदर तैयारी का क्या मौका मिला था आपको, और फिर आगे क्या कुछ सफर रहा? ठीक है। तो सौरभ, इसमें जैसे ही मैंने नेवी की नौकरी छोड़ी तो अब रियल परीक्षा अब शुरू हुई है। ठीक है, वो एग्जाम वाली परीक्षा अलग थी और समाज वाली परीक्षा अलग है। तो अभी घर परिवार वाले भी बोलने लगे कि भाई अगली नौकरी कब लगेगी। ठीक है, ऑल्दो एग्जाम्स क्लियर हो रहे थे, लेकिन रिश्तेदारों को समझ थोड़ी आता है कि किसके एग्जाम क्लियर है। एग्जाम क्लियर होने से क्या होता है, पेपर नौकरी लगे तो माने। बिल्कुल। हर कोई बोल ही देता है मेरा पेपर पास हो रहा है, वो तो यही मानते हैं कि जो तैयारी कर रहा है उसका पेपर तो पास हो ही जाता है, बस फाइनल में 1 नंबर से रह जाता है, हर बार आधे नंबर से रह जाता है। बिल्कुल। तो ये वाली चीज़ है। तो उसके बाद मेरा 1.5 साल खाली निकला, क्योंकि मैंने सीजीएल 17 के लिए तैयारी शुरू करी थी। सीजीएल 17 दिया, प्री हुआ, और सीजीएल 17 में एक वो मतलब बैड बुरा समय भी कह सकते हो। हाँ, क्योंकि हम लोग जब तैयारी कर रहे थे 17 का पेपर हुआ नहीं, 18 में जाके 19 में जाके जून में हो रहा है, पेपर आप तो कैंसिल हो रहे हैं। हो गए सर, आपको पता है कि एक्चुअली हुआ क्या था उस समय। हम लोग सिस्टम के मारे हुए हैं। बिल्कुल। उस समय जब सीजीएल 17 के लिए हमने तैयारी शुरू करी, सीजीएल 17 की भर्ती 3 साल चली, उसमें सीबीआई का केस आया, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, और सीबीआई ने क्लियर बोला कि इस भर्ती में गड़बड़ थी, बट स्टिल वो भर्ती हो गई थी। ठीक है, तो उसमें हम फाइनल लिस्ट में रह गए थे कुछ पॉइंट्स के कारण। तो वो रहा एक सेटबैक रहा कि दैट वाज, मतलब जिस दिन रिजल्ट आया तो वो तो बहुत ही भारी दिन था, खत्म ही नहीं हो रहा था कि यार आज ये रिजल्ट आया और रह गए फाइनल लिस्ट में, अब किसको क्या बोलेंगे। बट ठीक है, अच्छी चीज़ ये थी कि उसी समय पैरेलली सीजीएल 18 का मेंस चल रहा था, तो मेंस हो चुका था शायद जब सीजीएल 17 का फाइनल रिजल्ट आया था। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर बचा हुआ था, तो मैं वो ठीक है अब जो हाथ में है उसी को ट्राई करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव दिया अच्छे से, फाइनल लिस्ट लगी एंड वी गोट सेलेक्टेड एज इंस्पेक्टर। तो सारी चीज़ें कवर हो गई, लेकिन जो बीच का पीरियड था जिसमें आपको चुपचाप रह के मेहनत करनी थी, उस समय चुपचाप रह के मेहनत करते रहिए। हाँ, मैं ग्रुप डी में ज्वाइन करना पड़ा, इस पे आते हैं अभी कि मीनवाइल बीच में ग्रुप डी की ज्वाइनिंग आई थी 2019 में। तो वो कैसे रहा, क्योंकि 3 साल मैंने ग्रुप डी की नौकरी करी, 3 साल इज ए ह्यूज टाइम। ठीक है, लॉन्ग टाइम। हाँ, तो ऐसा हुआ कि जब ये हो गया कि सीजीएल 17 पे केस चल रहा है, चीजें अपने हिसाब से नहीं जा रही हैं, तो आई स्टार्टेड टू फिल ऑल द एग्जाम्स। फिर दूसरा ये भी फील होता है पेपर लीक हो रहे हैं, कट ऑफ हाई जा रही है, कब को पता चले कि पेपर लीक से इतनी हाई कट ऑफ चलेगी कि हम तो कर ही नहीं पा रहे। एक आरपीएफ एसआई का मुझे याद है 120 में से 119 पॉइंट समथिंग थी, मैंने भी दिया, उसका फिजिकल दे के आया, मैं पेपर दे के आया, और जब कट ऑफ देखी फाइनल तो 120 में से 119.67 समथिंग। ठीक है, तो बच्चे को भी लगता है कि यार ये क्या ही हो रहा है। ठीक है, तो सिस्टम के साथ तो हम ज्यादा कुछ फेरबदल कर नहीं सकते हैं, सिस्टम जैसा है। अभी भी आप देख रहे हैं, अभी सीजीएल की कट ऑफ का जिक्र आपने सुना होगा, कितना हाई है, ऑल्दो 18,000 वैकेंसी होते हुए भी ऐसा हो रहा है। तो ये सिस्टम का ही फेलियर है कि या तो एग्जामिनर को पेपर बनाना नहीं आ रहा है, कि वो एक ग्रेजुएट बच्चे का पेपर ले रहा है तो कम से कम कट ऑफ 60-70% पे ही जाए, इससे ऊपर ना जाए जैसा यूपीएससी करता है। बिल्कुल। लेकिन अभी तो कट ऑफ 80-80% पे ऊपर कूद रहा है, तो ये सब सिस्टम के फेलियर मानूंगा। आप सीएचएसएल को देखिए, इस बार सीएचएसएल 2024 को 34 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे। डीएसएसबी का पेपर हुआ जेल वार्डन, 200 उसमें 80-80 नंबर, 100 नंबर, 60-60 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है बच्चों का। तो ये तो मतलब एक बच्चा है तो किस्मत का सिस्टम छूट गया है कि भाई
उसमें आपका लक चल रहा है हाँ तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर एकदम से 110 बढ़ गए, जैसा कि सीजल 19 के मेंस में हुआ था। बिल्कुल। बच्चों के -150 गए थे, ऐसे भी बच्चे थे। और 242 गया था 42 भी मैथ गए में। थे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा भी बिल्कुल। हमने देखा। तो नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, मेहनत के साथ साथ आपका दिन भी होना चाहिए, ये बात को भी ये हम डिनाई नहीं डिनाई नहीं करेंगे कर सकते। और कि दूसरा मैंने एक देखा कि एक बच्चा है जो 200 में से 200 ला रहा है एक शिफ्ट में, एक बच्चा है जो 200 में से 192 में ला रहा है, वो 242 पे पहुंच गया। 200 में से 200 वाले का कैलिबर कैसे टेस्ट करोगे? उसने अपना बिल्कुल बेस्ट बिल्कुल। परफॉर्म कर दिया। अब वो पेपर इजी था इसलिए इजी था, उसको उसमें 200 में गलती 200, थोड़ी, हाँ हाँ। तो वो अगर हो सकता है हार्ड में भी हो सकता वो है 200 में बिल्कुल से 200 बिल्कुल लाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, ये सब किस्मत का तो देखो हमेशा रहेगा रोल। जज नहीं कर सकता। इसीलिए बोलते हैं कि आदमी लिखवा के लेके आता है, ठीक है। हम्म, तो मेहनत अपने हाथ में है, मैंने था। कोशिश करना तो चाहिए। मेहनत को लगातार जारी रखना चाहिए ताकि चीज़ें फेलियर्स आए रुके नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जो इस जनरेशन के कुछ ड्रॉबैक है ना, क्योंकि देखो पहले लॉन्ग वीडियो देखते थे, हम्म। कंटेंट आया अभी तो ये शॉर्ट्स ने शॉर्ट, और लोगों की शॉर्ट्स का मेमोरी भी और एवरेज। अटेंशन स्पैन को इतना कम कर दिया है कि लोग अच्छी, आप बोल दोगे कि ये पॉडकास्ट अच्छा है, इसमें उनको कुछ सीखने को मिलेगा, पेन पेपर लेके बैठिए और इसको सुनिए और कुछ सुनिए यहाँ कुछ से नोट्स निकालिए। बनाइए। हाँ, तो बच्चों में इतना पेशेंस है ही मैं नहीं। खुद ये कह सकता हूँ कि 90% ऑडियंस या बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना एक्साइज बनना, उनको एक एक्साइज इंस्पेक्टर सुनने को मिल रहा है, तो वो 99% ऑडियंस ऐसी होगी जो नोट्स नहीं बना रहे होंगे, जो हाँ, सिर्फ सुन रहे होंगे, ईयरफोन लगा के एंजॉय कर बिल्कुल रहे होंगे। बिल्कुल तो ऐसा बिल्कुल। इस पॉडकास्ट में भी मैं मान रहा हूँ कि ऑडियंस देख रही होंगी। लेकिन जो रियल होते हैं ना, जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ तो हमारी हैबिट थी कि यार अगर किसी अच्छे लिसनर को सुनना है, कुछ भी करना है, तो नोट्स बनाने यार हैं। सौरभ, हम जब ऑफलाइन कोचिंग लेते थे, जब हम्म, हमने शुरू करा था, हम्म, तो अगर हमें पता चलता था कि एक्साइज इंस्पेक्टर आ रखा है क्लास में, बिल्कुल। तो मतलब वी आर ऑल ईयर्स टू हिम, हमें बस उसको सुनना है वो क्या बोल रहा है। हम्म, अगर उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि उसने 7300 प्लस उसने 3 बार लगाई थी, हाँ, तो हम भी 3 ही बार 3 लगाते बार थे कि यार करवा। होना चाहिए, हाँ, लगना हमें भी है। हाँ, तो जो उसने करा था वैसा तो हम कर ही लेंगे कर ही लेंगे, एटलीस्ट। प्लस तो कुछ हाँ, एक्स्ट्रा प्लस कुछ एक्स्ट्रा। तो वो जिसमें कीड़ा होता है ना यार, वो अच्छे लोगों को सुनना, अच्छी कंपनी में रहना, अच्छी जगह पे जाके तैयारी करना, वो अपने आप ढूंढ लेता है, ठीक है। तो अगर मैं टाइम टेबल की बात करूँ तो शाम को ज़्यादा पढ़ना प्रीफर करते हैं सुबह, आपका पर्सनली? अगर मैं जब तैयारी करता था सौरभ, तो उस समय बताऊं तो मेरा मॉर्निंग टाइम पढ़ने का हमेशा से मतलब आदत रहा है। लेकिन वही है कि जब आप तैयारी के फेज में होते हैं ना, तो आप हमेशा ही पढ़ते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर, जब समय लगा पढ़ लिए, जब समय लगा सो गए, उठे फिर पढ़ लिए। बस पढ़ाई ही होती है लाइफ में, दूसरा कुछ नहीं होता है। आप सोशली बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप कोई शादी में जाना पसंद नहीं करते हैं, आप किसी इवेंट में जाना पसंद नहीं करते हैं। आपको बस एक ही ऑब्सेशन रहता है कि बस कितना जल्दी पढ़ना मैं है। जॉब ले लूं, और उसके लिए जो पढ़ना पड़े, जितना पढ़ना पड़े मैं पढ़ूंगा। आप सोओगे, आप उठोगे, खाना खाओगे, पढ़ोगे, नहीं फिर सो पढ़ोगे उस दिन, जाओगे। खुश नहीं, हाँ, मन अच्छा नहीं रहता उस बिल्कुल दिन। बिल्कुल। हाँ, जिस दिन नहीं पढ़ते तो आपको लगता है कि आज पता नहीं क्या छूट गया, मेरा कॉम्पिटिटर पता नहीं कितना आगे निकल जाएगा, बिल्कुल। मेरे मॉक टेस्ट में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, या मेरे अगले मॉक टेस्ट में इतने और नंबर बढ़ने आजकल तो हम चाहिए। मेंटरशिप दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, इंटरव्यूज उनके पास है, लेकिन 17-18 की जब मैं बात करूँ तो सच ऐसा कोई नहीं, इन्वायरमेंट नहीं था। तब चीजें नहीं थी सौरभ। आज जो जैसे आप गुरुकुल चला रहे हैं, ये जो हम्म, चीजें हैं, हम्म, ये उस समय इतनी नहीं हुआ करती थी, हम्म, ठीक है। और जो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है यार, ये तो मेरे को दिल्ली से बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, क्योंकि देखो, हम दिल्ली गए, हम मुखर्जी नगर रहे, एक 4x4 का पीजी होता था, मतलब 4x4 या 6x6 बोल दीजिए उसको। हम्म, उसमें एक बेड होता था बस, बस। साइड में एक टेबल लगी होती थी, और वो अनवेंटिलेटेड होता था, वो लकड़ी के कार्डबोर्ड से बना बना के उन्होंने पीजीज बना रखे थे। बिल्कुल। ना उसमें आपको अच्छा हवा आ रहा है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, ना अच्छा खाना है, ना वहाँ पे रह के आपको कुछ कॉम्पिटिटिवनेस आपकी बढ़ रही है, आपकी स्किल इनहेंस हो रही है। आज बिल्कुल। जैसे आप गुरुकुल में बच्चों को रख रहे हैं, यहाँ पे एक बच्चा दूसरे को देख के मोटिवेट हो रहा है कि वो बच्चे के, आप टेस्ट सीरीज चला रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इस बच्चे के नंबर मेरे से ज्यादा आ रहे हैं, तो ये कैसे पेपर को अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, ये सवाल को कैसे देखता है। सवाल करना जरूरी, मतलब बड़ी बात नहीं है पेपर में, ठीक है। लेकिन सवाल को करना क्या, कितने कम अप्रोच। टाइम में और कितनी फास्ट स्पीड के साथ आप कर पा रहे हो, वो बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे होंगे जो अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे होंगे, अक्कड़ बक्कड़ समझते हैं। हाँ, बिल्कुल तुक्के मार रहे हाँ, हैं, तुक्के, सिंपल तिक्के, लेकिन विद लॉजिक। लॉजिक। जैसे आपको पता होता है कि मैथ्स का एक सवाल होता है, वॉल्यूम के सवाल आते हैं, उसमें आप देखते हो कि पाई का एक फैक्टर होता है, पाई 22 होता है, 22 मतलब 11 का मल्टीपल देख के वो आंसर मार देगा। वो 5 लाइन की स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा होगा, आप पूरा सवाल बना रहे होंगे, पहले उसकी वॉल्यूम को बराबर रखेंगे, फिर रेडियस बिल्कुल निकालें। बिल्कुल। तो काफी ऐसे है भी जो बहुत डिजिटल कॉन्सेप्ट है, सम हो डिजिटल गए। सम्स को यूज हाँ, करते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स को यूज करते हैं, 3 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल। तो मैथ्स की बेसिक चीजों से वो कितनी जल्दी चीजों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो ये तो सब इस चीजें चीज़ सीखने लायक होती हैं। अगर मैं बात करूँ आपकी तैयारी की, तो जैसे आपने ऑफलाइन लिया, तो टीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ के लिए आपने किस टीचर को प्रेफर किया था? सो मैथ्स के लिए मैं कंप्लीटली राकेश यादव सर पे डिपेंडेंट था उस समय, ओके। क्योंकि इंडस्ट्री में वही बड़े नाम थे, बड़े चेहरे थे मैथ्स के लिए, हाँ, विजार्ड सर। हाँ जी। तो उनसे मैंने कोर्स लिया था मैथ्स ऑफलाइन का, अपने बैच। ऑफलाइन बैच लिया था। ओके। हाँ, बाकी उसके बाद फिर मैंने 7300 की जो किताब थी उनकी, हम्म, उसको
ब्लाइंडली मैंने 3 4 5 बार करा है अच्छे से। एक बार एक ब्लैक पेन। बच्चा है जो आता है और उसको लगता है कि अगर मैं आपसे पूछूं हुँ, मैथ की कोचिंग लेने में और उस हुँ। बुक को 3-4 बार करने में आपको कितना समय लगा एवरेज? सौरभ, एग्जैक्टली टाइम को क्वांटिफाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि हम्म, कितना टाइम लगा। बट बट सिर्फ हाँ, अगर वर्किंग डे कोचिंग को की हम बात बात करें। करें तो कोचिंग आई थिंक 6 महीना तो ले ही लेती है यार, ठीक है। ठीक है। क्योंकि आप एक क्लास जाते हो, 2 घंटे की क्लास में 10 सवाल 15 सवाल हो पाते हैं, थोड़ी बहुत बात मस्ती भी होती है। हम्म, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो 6 महीना तो कोचिंग ही ले लेती है। ठीक है। फिर आप कोचिंग के माहौल से निकलते हैं, फिर आपको पता चलता है कि यार इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, हम्म, ठीक है। तो आप वो बुक उठाते हैं और जब उसको शुरू करते हैं, तो पहले जब पहला राउंड लोगे आप एक बुक का, एक चैप्टर का 350 सवाल है, 400 सवाल है, 600 सवाल है, तो आपको दिखेगा कि एक हफ्ता भी लग जा रहा है उन 600 सवाल करने में। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो हो ही नहीं रहे, हो ही नहीं सॉल्यूशन रहे, देखने पड़ रहे हैं। बिल्कुल देखने पड़ और रहे हैं। आजकल जो है ना पेशेंस नहीं है बच्चे के अंदर, अगर उसको लग रहा है मैंने कोचिंग कर ली 100% नहीं क्वेश्चन नहीं बनने नहीं नहीं चाहिए। नहीं नहीं सौरभ, मैं बताता हूँ मेरा पर्सनली, जब मैंने मैथ्स की तैयारी करी थी, हम्म, आई वॉज वेरी गुड एट मैथ्स, क्योंकि हम्म, मैंने बहुत मेहनत करी थी उस पर यार। हम्म, और उसमें किस तरह से था चीज़ें कि जब मैंने वो 7300 ली थी ना, तो हम्म, मैंने 4 5 कलर से उस किताब को मार्क कर दिया था हम्म, कि एक बार रेड कलर से, हाँ इसका पूरा मैथ्स एक राउंड मेरा खत्म। हम्म, उसमें जो सवाल मेरे को दिक्कत कर रहा था उसको स्टार मार्क करा। हम्म, फिर सेकंड राउंड लिया ब्लू कलर के पेन से, हम्म, फिर ब्लैक कलर के पेन से। तो हम्म, इस तरह से मैंने 4 से 5 बार उस 7300 को खत्म करा है। हम्म, बहुत सवाल ऐसे थे जिनके आंसर ही याद हो गए थे। हम्म, सवाल देखते ही अच्छा इसका 150 डिग्री आएगा, हम्म, ठीक है, अच्छा इसका ये आंसर है, देखते ही हम्म। पता लग रहा है। समझ आ रहा क्योंकि था कि डेटा दिमाग में कंसेप्ट है। घूमता था। हाँ बिल्कुल। डेटा ऐसा फास्टली दिमाग में प्रोसेस हो जाता है ना, जैसे ही आप देखोगे ये डेटा है, अच्छा 40 की और 60 की एवरेज स्पीड है तो ये हम्म, आएगी। हम्म, फिक्स डेटा आपके दिमाग में, और कुछ डेटा एसएससी का पैक हो परमानेंट जाता है। डाटा होता है, हम्म। ठीक है। वो उन्हीं डाटा को घुमा फिरा के आपका वैल्यू बनाता है। तो वो सब चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं, तो एक आपकी स्पीड बच्चे के नेचुरली बनती है। दिमाग में रहता है कि सर तैयारी करते वक्त नोट्स खुद के बनाएं या प्रीफर करें, आपने कैसा करा था पर्सनली, आपका क्या राय है इस पे? देखो सौरभ, नोट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं बताऊं मेरा, तो पर्सनली हम मैथ्स के सवाल लिखते थे जब हम्म, राकेश यादव सर क्लास लेते थे तो, हम्म, और उनके सॉल्यूशंस लिखते थे। हम्म, तो दैट वाज गुड, आप सवाल को भी अच्छे से डेप्थ में समझ पाते हैं, क्योंकि आप उसको लिख रहे हैं हम्म, तो आप उसकी 1 to 1 वर्डिंग को समझ पा रहे हैं कि वो हम्म, क्या पूछना चाह रहा है, और फिर आप उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। और नोट्स होने चाहिए, क्योंकि नोट्स आपके रिवीजन राउंड में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। आप पेपर से जब एक हफ्ता पहला बचेगा ना, तो आप पूरा मैथ्स नहीं लगा सकते, आप पूरी 7300 नहीं कर पाओगे कवर। बिल्कुल। तो आपके पास एक क्रिस्पी कंटेंट होना चाहिए कि हाँ मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ और इतने से हो जाएगा। आसान चीज़ें मेरे को सब पता है, लेकिन जो चीज़ें मेरी फंसती हैं, जैसे कि मान लीजिए टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम पूछ रहे हैं मैथ्स में, हम्म, तो ये फॉर्मूला बच्चों को कम पता है, कम लेकिन सिलेंडर की वॉल्यूम, स्फीयर की वॉल्यूम ये बच्चों को इजीली रटी रहे। पता होती है। तो इस तरह की चीज़ों का एक आपके पास कंपाइलेशन होना चाहिए। और नोट्स आपको, अगर देखिए किस्मत का बताता हूँ आपको, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है लेकिन आपका उस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो अब उतना पेशेंस और उतना टाइम, शायद आप क्या सोचते हैं कि मैं कुछ प्राइवेट नौकरी कर लूँ, मैं टीचिंग चालू कर दूँ, घर वालों का प्रेशर है, तो शायद उतना समय आप पढ़ाई को नहीं दे पाएंगे। हम्म, तो आपके पास अगर नोट्स रहेंगे, तो जहाँ पे आपको दिक्कत आती है, आप पेपर से कुछ दिन पहले भी रिवाइज करके जाएंगे, तो वो बिल्कुल। सारी चीज़ें आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो नोट्स बहुत ज़रूरी है, नोट्स होने चाहिए बच्चों के। इंग्लिश के लिए आपने किस टीचर को प्रेफर किया था? इंग्लिश का बताएं तो सौरभ जी, गोपाल वर्मा सर होते हैं, बिल्कुल। अभी भी हैं, करियर विल पे हैं या हाँ किस जी। पे हैं। हम्म, तो मैंने उनसे क्लास ली थी, मेंस का बैच था हमारा। ओके। उस समय मैथ्स और इंग्लिश मेंस में आते थे 200-200 नंबर के। क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से एक बच्चा जाता है, क्योंकि हम्म, मैं खुद भी महेंद्रगढ़ से हूँ, हम्म, तो इंग्लिश बहुत वीक होती है आई थिंक कि बहुत फोबिया होता है इंग्लिश का, इंग्लिश एक्चुअली का नंबर ही नहीं आता इंग्लिश में। माइनस से हम हाँ जीरो हाँ जीरो से एक बच्चा शुरू करता है। शायद दिल्ली में जो हाँ। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के जो बच्चे हैं वो हो सकता है 1-2 नंबर से शुरू करें, पर एक हम्म, रूरल बैकग्राउंड का माइनस से शुरू करता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका इंग्लिश को ओवरकम करने का क्या रहा? और आपने जो ग्रेजुएशन करी उसने कुछ हेल्प करा? डीयू में गए, क्या कुछ आप कर सकते थे जिससे इंग्लिश और बेटर हो सकती थी? देखिए सौरभ, आज के समय में हम देखें तो इंग्लिश का सीजीएल या गवर्नमेंट एग्जाम्स में एक अच्छा खासा वेटेज है। हम्म, अगर रेलवेज को छोड़ देते तो एसएससी के सारे एग्जाम्स में सी इंग्लिश आता है। हम्म, सीपीओ, जो कि मैं मानता हूँ कि एसएससी की सबसे इजी जॉब लेना होता है, हम्म, अगर कोई बच्चे का फिजिकल अच्छा है तो, लेकिन उसमें भी 200 नंबर का इंग्लिश मेंस में रहता है। हम्म, तो इंग्लिश में हमें दिक्कत हुई यार, ठीक है। हम्म, शुरू में गए, चीज़ें समझ में नहीं आती थी, वोकेबलरी जीरो थी, वोकैब जीरो। बेस जीरो था। हम्म, ग्रामर भी कभी बचपन में पढ़ी थी लेकिन याद नहीं रहती है जी ग्रामर। थी। फिर वो हर चीज़ को नए सिरे से जीरो से शुरू करना। कॉम्प्रीहेंशन तो बिल्कुल लुल था, ठीक हम्म, है। समझ ही नहीं आता था, पता ही नहीं पूरा था। पैसेज पढ़ जा रहे हैं, क्या मतलब है, ठीक है। हम्म, और थीम वीम पूछ ली अगर गलती से पैसेज की, कि तो क्या तो ही वो तो हाँ, वो तो मतलब फिर नहीं। मतलब तुक्का ही लगेगा, ठीक है। हम्म। तो चीज़ें इस तरह से थी।
तो ओवर द टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने स्टार्ट करे, हम्म, गोपाल वर्मा सर से बैच लिया तो थोड़ी थोड़ी ग्रामर सुधरी, ठीक है। रूल्स पढ़े, नीतू सिंह की प्लेन टू पैरामाउंट जो कि बाइबल बोली जाती है इंग्लिश की, बिल्कुल। वो पढ़ी एक बार अच्छे से, उसकी वो कैब सारी खत्म करी, फिर एसपी बख्शी से वो कैब खत्म करी थी। और एक हमारे वर्ड टाइम में एक मेंटर की वो चलती थी वो कैब, आपने देखी हो मेंटर पढ़ी हो की तो, नहीं यार सर, मैंने वो पीडीएफ्स आती थी मेंटर की। नहीं, मैंने नहीं पढ़ी यार। ये आईआईटीएन थे, कोई दो दोस्त अच्छा, आईआईटीएन थे, उन्होंने प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन निकाला था। ओके, वो किसी ने अलग अलग वो थी, उन्होंने मेंटर के नाम से बनाई थी, मेंटर्स ओके। करके था। तो हाँ, वो तो कंपाइलेशन की अभी नेक्स्ट वर्जन है, जैसे आज ब्लैक ब्लैक बुक बुक जो आ हम रहा देख है, रहे हैं हाँ वो बिल्कुल उसी का उसी का नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन। वर्जन है जो हाँ इतना अच्छा चल भी रहा है हाँ मार्केट में। बिल्कुल। हाँ, तो वही था, हमने तो यार एसपी बख्शी, हम्म, वर्ड पावर मेडी जी, वो लाल किताब बोलते थे, मोटी हाँ सी किताब होती थी, बिल्कुल। वो भी पढ़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि इस जनरेशन में जो अभी तैयारी करे 24 वालों को, इनको पहला वर्ड पावर मेडी नहीं पता, नहीं एसपी पता बख्शी नहीं होगा, पता, नहीं एसपी पता, बख्शी एसपी तो बख्शी तो बिल्कुल ही बाहर हो मार्केट चुके से हैं वर्ड आउटडेटेड हो पावर चुके मेडी। लेकिन मुझे लगता है इस जनरेशन की इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, जो बच्चे 2000 नहीं। प्लस बोर्न के हैं, वेब सीरीज वगैरह हम्म। पॉडकास्ट इंग्लिश में देखते हैं। सौरभ, मेरी सिस्टर अभी फर्स्ट ईयर में है और वो कल बैठे बैठे सीजीएल का इंग्लिश का मॉक लगा रही थी। हम्म, मतलब जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं 25 सवाल हम्म, जिसमें से होते हैं, तो बिल्कुल उसके 16 सवाल सही थे, सही थे। जबकि उसने अभी तक एसएससी सीजीएल देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है। लेकिन जो उसका क्लोज टेस्ट वाला सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है, हम्म, फिल इन द ब्लैंक्स और या फिर स्पेलिंग वाले, तो हम्म, वो सब उनके नेचुरली सही हो रहे हैं क्योंकि दे आर, उनको बचपन से इंग्लिश में ट्रेनिंग हो रहा है पूरा। और वो बच्चे वेब सीरीज वगैरह जैसा आप बोल रहे हैं तो उनका फायदा तो उनको है। लेकिन अपन जो लोग थे, हमारा अपनी जो जनरेशन थी, जनरेशन थी थोड़ा हम लोगों डिफरेंट को था। एक पूरा अलग से स्ट्रगल करना पड़ा है ग्रेजुएशन के बाद इंग्लिश को सुधारने के लिए। हम्म, ग्रेजुएशन, देखो समझ की बात होती है सौरभ, गाइडेंस की बात होती है। अगर मेरे को पता होता है कि मेरे को इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये स्टेप चल के जॉब में जाना है, बिल्कुल। मेरे को सीजीएल की ही जॉब करनी है, तो मैं शायद फिजिक्स ऑनर्स नहीं लेता। हम्म, मैंने 3 साल बीएससी करी फिजिक्स से, वो भी इसलिए क्योंकि 12th तक हम पढ़ाई में अच्छे थे, साइंस ले ली थी। हम्म, अब साइंस लिए तो उसके बाद क्या करेंगे, बीएससी करेगा, बीटेक बीएससी, दो ही ऑप्शन बचते हैं बच्चे के पास। हम्म, तो बीएससी लेंगे, मैथ्स ऑनर्स में लेने गए थे, मैथ्स का कट ऑफ ऊपर था, ऊपर था तो तो फिजिक्स में फिजिक्स से ले रेंडमली लिया। किस्मत से हाँ एडमिशन हो गया, तो फिजिक्स कर फिजिक्स। लिया। अब 3 साल लैब में बैठे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो कॉलेज में 3 साल कंप्लीटली वी वर बिजी, ठीक है। ओके। तो 3 साल जब बीएससी करा तब समझ आया कि यार फिजिक्स में इंटरेस्ट तो है नहीं, ठीक है, बस ठीक है, भेड़ चाल है, लेना है इसलिए ले क्योंकि ली। 10th में और 12th में एक बच्चे को ना क्लैरिटी नहीं होती कि लाइफ में करना क्या है। करना क्या है, ठीक लेकिन है। जब क्लैरिटी आती है ग्रेजुएशन सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाना है, यूपीएससी की तरफ जाना है, या फिर एमएससी वगैरह करनी है, तो मोस्ट ऑफ गर्ल्स मुझे लगता है एमएससी की तरफ जाती हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ बिल्कुल, कल्चर हाँ सा है, बना हुआ है। एक्चुअली टीचिंग लाइन का गर्ल्स में थोड़ा ट्रेंड है, तो हम्म, एमएससी करके वो अपना बीएड वीएड करके हम्म, और टीचिंग का ट्राई करती हैं। बिल्कुल। तो ये है, तो अगर शायद समझ होती तो मैं बीएससी ना करके बीए इंग्लिश ऑनर्स लेता, ठीक है, हम्म, या जनरल बीए लेता ताकि मेरा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो, ताकि मैं यूपीएससी के लिए भी इजीली स्ट्राइव कर सकूं। क्योंकि पढ़ाई में अच्छे थे, बीएससी साइंस किया था 11 12th में, तो स्विच कर सकते हो ना आप आर्ट्स में, ऐसा सही नहीं है बात कि है। साइंस से आप आर्ट में स्विच नहीं कर सकते हो। हम्म, तो सीटिंग कैपेसिटीज, मेमोरीज, ये सब साइंस आपकी डेवलप करती है, नो डाउट। बिल्कुल। साइंस का ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये सब आपके एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, हाँ रीजनिंग साइंस से प्लस आप थोड़े कंपेरेटिवली हार्ड वर्किंग हो जाते हो, हार्ड वर्किंग हो सिटिंग जाते हो। 8-10 घंटे की बिल्कुल नॉर्मली हो बिल्कुल जाती यार, है। वो फिजिक्स की किताब आती थी, इतनी मोटी मोटी हम्म, केमिस्ट्री की किताब आती थी, हम्म, उनकी इक्वेशंस होती थी, वो रटना, याद करना, हम्म, और फिर उनमें अच्छा परफॉर्म करना, तो आपकी मेमोरी तो याद करने की पावर बढ़ती है। हम्म, तो उसका फ़ायदा आपको साइंस का मिलता है। हम्म, बट स्टिल, हाँ, अगर आप मेरे से जैसा पूछ रहे थे, तो मैं यही बोलता कि मैं बीए से करता, इंग्लिश ऑनर्स करता, ताकि उस समय जो मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था उसमें 50 नंबर की प्री में इंग्लिश आई थी, हम्म, 200 नंबर की मेंस में आई थी, और 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम हुआ था जो कि इंग्लिश में ही था। तो 100, 200, 300 और 50, 350 नंबर आउट ऑफ 700, ठीक है। तो लगभग लगभग 50%। जैसे अभी बच्चे इस जनरेशन के साथ कुछ इश्यूज हैं अगर मैं बात करूं, तो पेशेंस एक सबसे बड़ा फैक्टर है, एक ब्रेकअप वगैरह वाला बहुत बड़ा फैक्टर है, एक डिस्ट्रैक्शन, फोन से जो डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टा, शायद हमें तो इंस्टा चलाना भी नहीं आता ढंग से, लेकिन इस जनरेशन के बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टाग्राम फेसबुक ये कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो सौरभ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंसान को मिल रहे हैं। पॉजिटिव भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आज हम जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो बच्चे इसको देख के अगर एक बच्चा भी मोटिवेट हो पा रहा है, बिल्कुल उसको अगर सही रास्ता दिख रहा है कि तैयारी कैसे करनी है या क्या क्या हर्डल्स आती हैं, और वो सबके लिए कॉमन ही है, ठीक है। बिल्कुल। स्ट्रगल सबकी कॉमन ही होती है, जर्नी एक ही होती है, तैयारी वहीं से शुरू करते हैं मेजर बच्चे, और वहीं पर जाके खत्म होती है जहाँ हमारी खत्म होती है। तो वो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। पढ़ने के लिए आप देखोगे तो दुनिया भर का अच्छा अच्छा कंटेंट भी है। बिल्कुल। अब
बच्चे इस साइड को ना देख के अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनकी रील्स में उलझ रहे हैं। अब देखो ना कितना क्रिंज कंटेंट रील्स पे चल रहा है, कुछ भी देख रहे हैं लोग, कुछ भी देख उन रहे पे हैं। व्यूज देखोगे तो लाखों में व्यूज भी आ रहे हैं। तो ये अपने ही जैसे बच्चे हैं, अपने ही भाई बंधु हैं जो और देख के मुझे टाइम एक खराब कर रहे पॉजिटिव हैं। साइड ये भी लगती है कि एज ए सरकाज़म में मैं बोलूँ तो कंपटीशन कम हो रहा है। हाँ, कंपटीशन का। 90% बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है। अगर हाँ। मैं खुद की बात करूँ तो मुझे लग रहा है पहले हमें हर बच्चा बढ़िया मिलता था, हम्म। सिंसियर मिलता था। अगर मैं मेरी क्लास की बात करूँ 40 बच्चों की क्लास में तो 35 सिंसियर था, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आज वेल सेटल्ड है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अब की जनरेशन का अगर एवरेज क्लास रेशियो मिलोगे तो 20 बच्चे तो आपको पता भी नहीं होंगे कहाँ गायब हो गए कहाँ इस गए भीड़ वो? में। बिल्कुल सही बात है सौरभ। एक्चुअली कंपटीशन घट तो रहा है इस चीज से, हुँ, लेकिन यार ये भी अपने भाई बंधु हैं, इनको भी सेटल होना है, क्योंकि सेटल सोसाइटी का निर्माण सब लोगों से ही सबसे होता है। होना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 बच्चे अच्छा कर रहे हैं, 40 बेकार कर रहे हैं। हुँ, तो कलेक्टिवली मैं सबको यही बोलना चाहूंगा सौरभ हुँ, कि सोशल मीडिया से शुरू में जितना बच सके उतना बचे। ठीक है, बिल्कुल। जितना कम खुद को इंगेज रख सके उस चीज में, हुँ, क्योंकि आप काफी टॉपर्स के, यूपीएससी वालों के, इनके भी आप इंटरव्यू सुनेंगे सुनेंगे। तो वो यही लोग बोलते हैं कि हम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज वी वर डिसकनेक्टेड विद ऑल दी सोशल मीडिया एप्स। ठीक बिल्कुल। है, तो आप और खुद ये आइसोलेशन तो कॉन्सेप्ट लेके चला करना रहे है, हैं। ठीक है, हाँ। आप अपना जो गुरुकुल चला रहे हैं उसमें भी यही तो कॉन्सेप्ट है हुँ। कि आपको कंप्लीटली आइसोलेट किया जाए और सोसाइटी से। इसके मैं आपको बताऊँ इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, मैं चीज़ें देखता हूँ। एक बच्चे को जब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि वो स्टार्टिंग में आया, उसके अंदर मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल कम था। लेकिन जब उसको बिल्कुल आइसोलेशन में डाल दिया, फ़ोन अलाउ नहीं है, तो अब इतनी हाई रिजल्ट के कट ऑफ के बाद भी 30 में से 23 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत ज़्यादा चमत्कार कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सेल्फ स्टडी कंसेप्ट है। लेकिन क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो है, 10 घंटे उसको पढ़ना ही पढ़ना है और वो जब एक 150 बच्चे में से 40 लाइब्रेरी जा रहे हैं तो 10 कहाँ जाएँगे, वो भी वहीं जाएँगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये माहौल का फ़र्क है सारा और मुझे लगता है ये शायद पेरेंटिंग के ऊपर भी हम जा सकते हैं। हाँ, पेरेंटिंग पे बिल्कुल बोल सकते हैं सौरभ। आजकल के आप देखोगे छोटे-छोटे बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, हुँ, 2 साल के हो रहे हैं, उनके मदर पेरेंट्स टाइम बचाने के लिए बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। फ़ोन दे तो वो देते हैं। बचपन से ही उनको स्क्रॉलिंग ये सब चीज़ें, उनकी अटेंशन स्पैन घटती जा रही है। हुँ। तो पेरेंटिंग का तो सारा और ही मुझे रोल लगता है है, उनका जो एवरेज डोपामाइन है वो बहुत ऊपर बहुत चला ऊपर जाए। चला जाए। हुँ, उनको फिर इन चीज़ों में स्वाद ही नहीं आएगा। समझ नहीं ये आया। जो अपने कंटेंट है ना, जो आप कंटेंट है, 2-2 घंटे की आप जो अच्छी पॉडकास्ट देख रहे पॉडकास्ट हो, है। वो बच्चे टॉलरेट ही नहीं कर सकते। उनको 10 मिनट बाद कुछ नया चाहिए। हुँ, हर 2 सेकंड में उनको रील्स बदलती हुई दिखनी चाहिए हुँ। कि हाँ, अभी इसमें दिखा, फिर अगले में डोपामाइन हिट। मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था रिसर्च तो उसमें क्या था पहले जो एवरेज कंटेंट था वो 6 मिनट तक देखा जाता था हुँ, यूट्यूब पे। वो एवरेज कंटेंट घट के 2 मिनट हो गया। फिर रील्स आ गई तो कंटेंट ही 60 सेकंड कंटेंट ही का है। 60 सेकंड का अब है। उसके और उसका एवरेज एवरेज टाइम आप देखोगे तो हैरान होगे 12-15। नहीं 12-15 नहीं 4 सेकंड तक आ हाँ, चुका है। 4 सेकंड तक आ गया आप था। सोचो एवरेज 4-7 सेकंड पहले बीच में 17 सेकंड था अब 4-7 सेकंड 10 सेकंड तक आ चुका है। हुँ, तो हुँ, हुँ। कितनी हैरानी की बात है मतलब। नहीं, एक्चुअली यार सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, बहुत गलत चीज़ हो रही है। एक बच्चा जो ध्यान, पहले जो ध्यान का कॉन्सेप्ट होता था, मेडिटेशन का मेडिटेशन कॉन्सेप्ट था। होता था, इनसे हम बहुत दूर जाते जा रहे हैं। ठीक है? तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। हुँ। तो आई थिंक और मुझे लगता है कलेक्टिवली हर चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाने नहीं, में हर योगदान चीज़ करता है। आप बोलोगे कि यार सौरभ की फिजिकल वर्कआउट की क्या इंपॉर्टेंस है, हुँ, तो मैं बताऊंगा कि यार अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो ना, तो आप मेंटली भी एक्टिव नहीं हो सकते। हुँ, आपका जो ब्रेन है वो पार्ट ऑफ बॉडी है। ठीक हुँ, है, तो अगर आप फिजिकली ये आपको खुद को इन्वॉल्व नहीं रखते हैं अच्छी चीज़ों में, हुँ। तो आप मेंटली भी धीरे धीरे डिके करने लग जाओगे। आपकी वो अलर्टनेस, एक्टिवनेस, वो सब धीरे धीरे समय के साथ घटती जाएगी। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो लोग फिजिकली वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, तो दे आर कंपेरेटिवली मोर एक्टिव, और वो जल्दी चीज़ें ग्रैब भी करते हैं। जो एक सुस्त बच्चा है, जो फिजिकल एक्टिविटी से लिंक नहीं है, बिल्कुल, वो जो 2 घंटे में चीज़ें समझेगा, वो शायद एक एक्टिव बच्चा 1 घंटा 1.5 घंटा उससे कम समय में कर लेगा। बिल्कुल। तो हर एक चीज़ का लिंक है यार आपकी मेंटल हेल्थ से। और एक और पॉइंट मैंने आपसे पूछा था कि ब्रेकअप्स वगैरह क्योंकि इस जनरेशन के साथ सबसे बड़ा इश्यू क्या है? हमारी जनरेशन में पेशेंस था सारी चीज़ें लेकिन ये जो अभी जो जनरेशन आ रही है जेन ज़ी जिसको हम एड्रेस जेन कर जी रहे हैं एडजस्ट कर रहे हैं। 2005 2004 के बोर्न बच्चे तो हो सकता है इनके साथ इश्यू क्या पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते? सेल्फ आपको चीज़ें करनी तो उनको क्या आप एड्रेस करना चाहोगे? सौरभ, देखिए, ये आजकल समय जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, हुँ, तो ठीक है, ये समय की नीड है। बच्चे बहुत जल्दी सोशली कनेक्ट हो जाते हैं, हुँ, उनके ग्रुप्स बन जाते हैं, हुँ, दोस्त बन जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। हुँ, तो ठीक है, हुँ, गलत नहीं है, हुँ, गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि हुँ। ये आगे-आगे समय के हिसाब से चीज़ें बढ़ने ही वाली हैं। बिल्कुल। तो अब इसमें एज़ ए पेरेंट्स, एज़ ए मेंटर, हुँ, हम लोग उनको क्या बता सकते हैं, कैसे चीज़ें किस डायरेक्शन में लेके जानी है वो समझा सकते हैं। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की और मेंटर्स की। आप जैसे मेंटर्स की जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि ठीक है यार, अगर तुम रिलेशनशिप में हो, तुम अगर एक सीरियस रिलेशनशिप में हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर इज़ नॉट ड्रेनिंग योर एनर्जी आउट, ही इज़
हेल्पिंग यू टू पुश योर लिमिट्स, हम्म, तो फिर ठीक है, ये चीज़ें अच्छी हैं, बुरा नहीं है इनमें, ठीक है। हम्म। आप देखेंगे एक यूपीएससी टॉपर था, रिसेंटली एक इंटरव्यू आया था, उसमें अनुदीप, उन्होंने क्लियरली बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को पुश करा ये सब करने के लिए। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, और ठीक है। हम भी स्टाफ में देखते हैं, कोलिग्स देखते हैं, हम्म। तो हाँ, काफी मेरे भी सारे। काफ़ी दोस्त हैं यार हम्म, जिनकी गर्लफ्रेंड्स रही हैं और वो उनके लिए और बेटर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त था यार, सौरभ, मुंबई में जीएसटी में था। हम्म, उसकी जो वाइफ, मतलब वाइफ नहीं बोलेंगे, हम्म, गर्लफ्रेंड थी, हम्म, क्योंकि शादी करने वाले थे। हम्म, तो वो दिल्ली में पोस्टिंग थी उसकी। हम्म, तो उसने उसको पुश करा कि यार तुम तैयारी करके थोड़ा और अच्छी रैंक लेके दिल्ली आ जाओ। हम्म, तो उसने एफर्ट लगाए कि हम्म, साथ रहना है, हम्म, लाइफ आगे साथ बितानी है। हम्म। तो उस चीज़ को पॉजिटिवली लेके अगला दिल्ली जीएसटी लेके आ गया। तो बिल्कुल, तो ये फर्क तो चीज़ ये है, तो आप डिपेंड अपॉन द चीज़ें किस कैसे तरह ले के एंगल इंसान के कैसे साथ जुड़े देखते हुए कैसे हो? हो। हाँ, तो बुरी नहीं है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, उसको वे ऑफ हाउ यू डील विद दैट वो डिपेंड करता है। तो एक चीज़ आती है तैयारी के दौरान, अप्स एंड डाउन्स। तो हम्म। सबसे लो फेज़ आपकी तैयारी का कौन-सा रहा, जब आपने फ़ील करा कि यार नहीं, अब नहीं हो पाएगा, अब हो रहा, तैयारी नहीं करने की हिम्मत नहीं बची, मतलब बस गिव अप करने का मन था, बस ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया एंड फिर दोबारा से हिम्मत करके तैयारी करना, वो कौन-सा ईयर पर्टिकुलरली और कौन-सा ड्यूरेशन था? शुरू पता है, जब आप तैयारी करते हैं ना, तो बहुत फेज आते हैं जब आपको लगता है कि बस छोड़ दे यार, अब ठीक है, हुँ, अब कुछ दूसरा देखते हैं। तो ऐसे फेज मेरी लाइफ में भी रहे यार, ठीक हुँ, है। जैसे जब मैंने नौकरी छोड़ी नेवी वाली, हुँ, उसके बाद का जो फेज स्टार्ट हुआ ना, वो एक्चुअली सारा ही बुरा फेज था। हुँ, लीन ऑफ पैच, बैड टाइम, कुछ ऐसे करके। हुँ, तो उसमें क्या रहा कि जो भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, एफकेट दे रहा हूँ, तो एफकेट का प्री दिया, इंटरव्यू देने गया, एसएसबी में आउट हो गया। हुँ, सीडीएस दिया, हर बार सीडीएस क्लियर, हुँ, लेकिन एसएसबी में आउट हो गया। हुँ, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, हुँ, एसीआईयू का जो एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, हुँ, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिल्ली में दे के आए, दिल्ली में। फाइनल लिस्ट लगनी थी। तो जिस दिन फाइनल लिस्ट लगनी थी, दैट डे आई स्टिल रिमेंबर हुँ, कि हाँ, आज रिजल्ट आया आईबी का। आई वाज़ वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हुँ, कि ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं कुछ हो जाए। तो रिजल्ट आया, शाम की बात है, हम जिस फ्लैट पे रहते थे, रिजल्ट देखा, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, हुँ, फाइनल लिस्ट में यहाँ भी रह गए। तो अब लगा कि यार बस नहीं हो रहा है, हुँ, चीज़ें अपने हिसाब से चल ही नहीं रही है, ठीक है। सीएचएसएल में टाइपिंग दे के आए थे, प्री मेंस हुआ, टाइपिंग दी, हुँ, वहाँ भी आउट रह गए फाइनल लिस्ट में, वहाँ से टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुए थे। बिल्कुल। तो जब बहुत सारा बुरा समय एक साथ आता है ना, जब लगता है कि ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, जहाँ जहाँ उम्मीद थी। हुँ, आरपीएफ एसआई आपको पता है, हाँ, बीच में उसका मैं उसमें फिजिकल भी दे के आया और आई वाज वेरी और ऑप्टिमिस्टिक कि हरियाणा चीज़ें से ही गया होंगी। बीच में एक। हाँ, हाँ, तो आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि वो हो जाएगा आरपीएफ हुँ, एसआई। उसके लिस्ट के लिए तो मेरे को स्टिल याद है, मैं 1.5 महीने से साइट चेक करता था हुँ, कि यार आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट क्योंकि आएगा। पेपर ठीक था और हाँ, काफ़ी होप थी कि हाँ, पेपर चीज़ें। अच्छा अटेम्प्ट हुआ था यार, मेरे हुँ, 113-14 नंबर थे, ठीक है? तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक था कि इसमें तो हो ही जाएगा। तो वहाँ भी नहीं हुआ, तो ये सारे फेजेज़ जब इकट्ठा होते हैं, तो आदमी सोचता है कि यार इतना कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है। हुँ, तो मैंने पापा को बोला कि भाई पापा, अब तो नहीं हो रहा है, हुँ, तो मेरे को या तो दुकान पे साथ रख लो, हुँ, हुँ, ताकि मैं बैठ के इधर कुछ कर लूँ, हुँ, या फिर मैं कुछ टीचिंग वीचिंग देखता हूँ। हुँ, तो उस समय पापा के साथ दुकान पे कुछ दिन रुका, हुँ, 5-7 दिन काम करा, हुँ, तो समझ आया कि ये काम सारी उम्र तो नहीं नहीं हो होगा सकता। यार। हाँ, ठीक है, ये पापा ठीक है, अकेले करने इनफ हाँ, है। तो क्योंकि वो मेरा, हाँ, कैलिबर होता है, तो हाँ। वो अंदर के वो उधर थॉट्स होते हैं। सारा दिन आप, कोई कस्टमर आ रहा है, उसका हुँ, फोटो काट रहे हो, उसका हुँ, फोटो खींच रहे हो, हुँ, प्रिंट निकाल रहे हो, तो लगता है यार इतना करने के लिए इतनी पढ़ाई करी थी, नहीं करते, फिर तो हाँ, नेवी की नौकरी कर लेते हैं। बिल्कुल, तो फिर दोबारा शुरू करते हैं, फिर दोबारा उसी एनर्जी के साथ जब चीज़ों 5 को साल पुश करते हैं। पुश करते हैं। हुँ, और एक्चुअली वो वे था मेरे पापा का बताने का कि बेटा देख, वो भी बहुत इंडिफरेंट से ट्रीट करते हाँ, कि तेरे लिए लाइन नहीं है, ठीक हाँ, है। सही बात है। हाँ, तो दोबारा से फिर तैयारी शुरू करते हैं। फिर जब ये हरियाणा वाला पहला जो मैंने जॉब ज्वाइन करा, हुँ, उसके बाद थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई, हुँ, तो फिर चीज़ें ट्रैक और एक पे आती चली स्टेबिलिटी गई, मिल जाती है कि स्टेबिलिटी यार मिल जाती हाँ, है। भाई मतलब अच्छा जा रहा है। और फाइनेंशियल जो डिपेंडेंसी आपकी जब खत्म होती है ना यार सौरभ, तो वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है। चाहे आप उससे घर में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप खुद जब, पता है क्या होता है सौरभ, अपने जैसे बच्चे होते हैं वो स्वाभिमानी बच्चे होते हैं। बिल्कुल, वो जब एक एज के बाद घर वालों से पैसा मांगने में शर्माते हैं, ठीक है। सही ऑल्दो घर बात है। वाले कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ, उनको खुद को शर्म आती है कि यार कब तक तू इन पे बोझ बन के रहेगा, ठीक है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि घर वालों का ध्यान रखें, और तुम उस चीज़ के लिए फिर, उनसे बोल हाँ, रहे हो आज लाइब्रेरी के 700 रुपये दे दो, हाँ, आज आज मेरे को कुछ ये करना, फीस दे हाँ। दो, आज फॉर्म बट भरना है उसके 100 रुपये मांग और रहे हो। जब आपको लग रहा है कि यार मैंने एक जॉब छोड़ दी, हम्म, अब लेवल ऊपर लेवल जा रहा है, ऊपर। चीज़ें जब जा रही हैं, तो उस टाइम पे तो होता है। ये सब चीज़ें चुभती तो हैं यार सौरभ। हुँ, तो ऐसे बहुत फेज आए थे, लेकिन स्टिल एट द एंड ठीक है, चीज़ें जब पढ़ाई करी थी, वो तैयारी थी। और जैसे ये ग्रुप डी वाला जब नौकरी लगा, उस समय मेरा कांस्टेबल और आईआरबी तीनों में हुआ था। हुँ, हरियाणा एसआई में कुछ दिन सैंडरेज था, हुँ, तो वो मैं दे नहीं पाया था। तो पुलिस से मेरे को लगा कि ये वाली नौकरी ज़्यादा अच्छी है। और हाँ, अब हरियाणा ग्रुप डी के 3 साल की बात कर लेते हैं लगे हाथ, कि
क्या हरियाणा में जो ग्रुप डी लग रहा है वो बच्चा आगे तैयारी कर सकता है? तो मेरे हिसाब से तो बहुत इजीली कर सकता है, क्योंकि सिविल नौकरी है यार, ठीक है, 9 to 5 है। ऑफिस में भी इतना काम कभी नहीं होता है वर्कलोड कि नहीं आप होता। 6 घंटे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सब ऑफिसेज में 4-5 घंटे का वर्क कल्चर होता है। प्रोडक्टिव आवर्स वही होते हैं, बाकी 2-3 घंटे आप खाना वाना खा रहे हो, इधर उधर बातें भी कर रहे हो, तो आप मैनेज कर सकते हो टाइम को, ऐसा नहीं है। तो हरियाणा ग्रुप डी के साथ मैंने तैयारी करी थी, मैंने डिस्क्रिप्टिव भी तैयारी वहीं पे करी थी, ऑफिस में बैठ के ही। तो ऑफिस के काम के साथ साथ जैसे ही समय बीच में मिलता था तो वो सब और चीज़ें जहाँ मैं तक करता मुझे था। ध्यान है, मैं वहाँ हिंदू लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो जैसे हाँ, नीचे से मिलते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ऑफिस के बाद लाइब्रेरी आता लाइब्रेरी था, आते ठीक है, थे तो हिंदू मिलते। लाइब्रेरी में। हाँ। तो ये सब चीज़ें थी, तो जॉब के साथ भी आप इज़िली कर सकते हो। और यार आज के समय में देखो, मैं फिर वही बात बोलूँगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब ही करना है, तो एक जॉब तो ले ही लो, ठीक है? एक जॉब अगर आपको लग रहा है कि हाँ, सिविल नौकरी अगर मेरे को मिल रही है, तो उनके साथ तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम और अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर आपको करना होगा तो आप कर लोगे। तो यही रिकमेंड करूँगा मैं दूसरों को भी कि भाई सीजीएल का टारगेट है, आपका इस सीजीएल में नहीं हुआ। ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनके अब 152-54 नंबर थोड़े नहीं होते सर, ठीक है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, एक नया बच्चा जो तैयारी शुरू कर रहा है 6 महीने में, वो 120, 30, 40 नंबर लेके आ पाता है, ठीक है? बिल्कुल। तो 152 इज़ अ ह्यूज स्कोर। तो वो अब ये सोचे कि अगला सीजीएल ही दूँगा बस, तो अगला सीजीएल 1 साल और खाने वाला है। आपको पता है शायद अप्रैल मई में नोटिफिकेशन आएगा, जून जुलाई में प्री होगा, सही बात। दिसंबर में मेंस होगा, उसका फाइनल रिजल्ट अगले साल आएगा मार्च अप्रैल तक। तो 1 साल अगर उस पेपर में भी मान लीजिए उसका फाइनल लिस्ट में रह गया तो फिर तो क्या? 1.5-2 साल ये जो खाली गया क्या? तो उस पे भी अननेसेसरी प्रेशर बन रहा है, घर वालों पे भी प्रेशर बन रहा है। तो पैरेलली और भी एग्ज़ाम दीजिएगा, अगर हरियाणा में सीईटी का हो रहा है, तो सीईटी भी फिल कीजिए। ह यूपीएसआई है, अपने जो यूपीएससी, भी हाँ, स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं जो भी उसमें। स्टेट के कंसर्न स्टेट्स के एग्ज़ाम है, या एसएससी में सीपीओ है, ठीक है? मैं बोलता हूँ सीपीओ अगर जिसको पुलिस की नौकरी से दिक्कत नहीं है ना यार, तो सीपीओ बेस्ट जॉब है, ठीक है? आप दिल्ली पुलिस एसआई लीजिए, इंग्लिश सुधारिए, बस इंग्लिश पे काम करना है, रीडिंग स्किल्स सुधारनी है, अखबार पढ़ने हैं दबा के, और तो इजीली सिलेक्शन है। सीपीओ हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह की दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कीजिए। और भी बहुत ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एम्स का होता है, जो हमें नहीं पता होता, ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं जो, एम्स हो गया, एग्रीकल्चर का आईसीआर हो गया, बीआईएस हो गया। आपका सीएसआईआर हो गया, हुँ, बीआईएस हो गया। हुँ। तो इन सब के बारे में भी थोड़ा अपडेटेड रहिए, और जो आपके सिलेबस से मैच अलग-अलग होता है, मिनिस्ट्रीज़ के इंडिविजुअल एग्ज़ाम्स निकलते हैं, उस पे आप बिल्कुल, फ़ोकस बिल्कुल, कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और फॉर्म भरिए और पेपर दीजिए, और अल्टीमेटली एक सिलेक्शन लेके फिर आपको जो चाहिए वो करिए। अगर मैं आपसे पूछूं, एक हुँ, बच्चा जो तैयारी कर रहा है, हुँ, एवरेज उसका स्टडी टाइम कितने घंटे होना चाहिए? जैसे हमने कुछ सुना है कि 14 घंटे पढ़ता था, मैं 16 घंटे पढ़ता था, 18-18 18 घंटे पढ़ता था। एक रील वायरल हुई हाँ, थी, कंट्रोवर्शियल, बोलना नहीं चाहूँगा, बट कि आंखों में मिर्च डाल लेनी चाहिए, ये कर लेनी चाहिए, ये क्या कुछ है? मतलब एक, क्योंकि मेरा तो चलो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है तैयारी को लेके, कि एक एवरेज स्टडी आवर्स कितने देखो बेस्ट है? सौरभ यार, मैंने भी गवर्नमेंट जॉब के बहुत एग्जाम निकाले, ठीक है? हुँ, ऐसा नहीं है। एग्जाम्स की बात करेंगे तो शायद 20, 30, 40 एग्जाम भी क्लियर, इनसे ज़्यादा ही क्लियर हुए होंगे, बिल्कुल। अगर एफकेट, सीडीएस सबको मिला देते तो, हुँ, ठीक है? और जॉब्स की बात करेंगे तो हाँ, निकाली हैं जॉब्स भी। बिल्कुल। तो मैं ये बताऊंगा कि यार ये 16 घंटे, 18 घंटे अपने तो समझ आता नहीं, नहीं ठीक हाँ, है? हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि अगर आप 6 से 8 घंटे, 8 घंटे अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो ना, तो रेगुलर। दिमाग इनपुट लेना ही बंद कर देगा। तो सौरभ, जो ये अपन बात कर रहे हैं, जो बोलता है 16 घंटे, 18 घंटे हुँ, मैं पढ़ लेता था, हुँ, तो यार ऐसा ये सब बोलने की बातें होती है। एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट, उसका मतलब क्या होता है 16-18 का, मैं समझाता हूँ आपको। अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हो ना यार, 8 घंटा डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो, दिमाग लगा के, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, उसमें ब्रेन बिल्कुल ड्रेन हो जाता है यार उस चीज़ में, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, फिर अब आपका दिमाग चीज़ें लेना ही बंद कर देगा। तो वो 8 घंटे वाली पढ़ाई ही इनफ है, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हुँ, हाँ, मेंटली यू आर कंप्लीटली इन द पढ़ाई। आप कई बार ऐसा भी होगा है सौरभ, मैं बताता हूँ, जैसे जब मैं तैयारी करता था, तो हुँ, मैं मैथ्स के सवाल लगा रहा हूँ और मैं सो गया हूँ सवाल लगाते-लगाते। हुँ। तो ब्रेन सपने में भी सवाल चल रहा है। मतलब सपने में लिटरली वोकैब मेरे को याद ध्यान है, सपने में रिवाइज़ भी हो रही है। वोकैब रिवाइज़ हाँ, हो रही है। बिल्कुल। तो उसको बोलते हैं कि यार वो 24-24 घंटा, मतलब वो कंप्लीटली ही इज़ इन द, हाँ, इन्वॉल्व इन्वॉल्व्ड। हाँ, लेकिन वो एक्टिव पढ़ाई जो होती है ना यार, वो 7-8 घंटे की ही होती होगी, जैसा मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे से तो इससे ज़्यादा कभी नहीं हुई। 7-8 घंटे में पढ़ लेता था, तो फिर शाम को अगर मैं और फ्री हूँ तो घूम के आ आजकल रहा हूँ। जैसे एक ट्रेंड आ रहा है, जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ तो गुरुकुल में भी मैंने एज़ सच ऑफलाइन कोचिंग पे फोकस नहीं करा है। मैंने बच्चों को माहौल दिया, लाइब्रेरी दी और हुँ, ऑनलाइन आप पढ़ें। तो हुँ। आप ऑफलाइन कोचिंग में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं जो मुखर्जी नगर या इनमें चल रही है, या ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन? जो आपका पर्सनल मानना है, इसमें क्या राय है? देखो सौरभ, पता है, अभी ये चीज़ें अपने समय में नहीं थी, एक्चुअली हुँ, ऑफलाइन ही मार्केट थी। हुँ, बट मेरे को लगता है कि मैं पर्सनली जो लिटरली फील करता हूँ वो यही करता हूँ कि आज की जनरेशन काफ़ी ब्लेस्ड है। हुँ, उसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो घर पे बैठ के इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ सकती है, और विद इन मिनिमम प्राइस, ठीक बिल्कुल। है? क्योंकि ऑफलाइन में अगर आप एक क्लास लेने जाओगे तो 10,000 रुपये फीस है मैथ्स की। 10,000 15,000 यहाँ यहाँ अगर आप ऑनलाइन लोगे तो 1500 रुपये में कोर्स मिल जा रहा है आपको, 700 रुपये में कोर्स मिल जा रहे हैं, ऐसे-ऐसे कोर्स हैं, ठीक बिल्कुल। है? तो टाइम बचता है, आपका रहने का अकोमोडेशन बचता है,
आपका खाने का क्वालिटी ख़राब नहीं होता है, बाहर जाते हैं तो मुखर्जी नगर आप ऑफलाइन क्लास लेने जा रहे हैं तो आई थिंक बच्चों को जो सिंसियर बच्चे हैं ना यार वो ऑनलाइन कर लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन उनके लिए दिक्कत है जो सिंसियर नहीं है, और जो सिंसियर नहीं है ना यार वो ऑफलाइन में भी नहीं करेंगे, नहीं ठीक है। करेगा जो सिंसियर नहीं है वो थोड़ी देर पढ़ाई करेगा, और फिर वो रील रील्स देखे, चलाएगा, ठीक है। और वो तो ऑफलाइन में जाएगा ऑफलाइन तो में वहाँ भी कुछ वो और ऐसे भी करेगा, करेगा। हाँ घूमेगा तो वो फिरेगा। डिपेंड अपॉन द बच्चा ही है ओनली, ठीक है। हम्म, कि वो बच्चा सीरियस होगा ना तो यार वो ऑनलाइन में बहुत अच्छा निकाल लेगा, हम्म, मिनिमम टाइम में निकालेगा। हमारा जो टाइम अब क्लास जाना है बस पकड़ के, क्योंकि अब मुखर्जी नगर रूम लोगे महंगा होगा, तो आप संत नगर साइड जाओगे, निरंकारी साइड निरंकारी जाओगे, जाओगे, थोड़ा ऐसा दूर कुछ जाओगे, होता है बिल्कुल। तो एक क्लास सुबह है एक क्लास शाम को है, तो उसके लिए सुबह 10 आने रुपए जाने बस में भी पकड़ के एनर्जी, जाओगे, हाँ एनर्जी एनर्जी ड्रेन बहुत बहुत जाती है सारी, यार, हाँ। थकान होती है, ठीक है। आप चाहे कर कुछ नहीं रहे हो लेकिन आप जा रहे हो आ रहे हो उसी से रहेगा, शाम को आके थोड़ी देर रेस्ट कर ले, ठीक है। तो आपका पूरा एनर्जी आने जाने में और क्लासेस में ही निकल जाते हैं। कई बार गए ऑफलाइन क्लास, आज टीचर का मूड नहीं है, 10 मिनट बाद कोई फोन आ गया, सर गायब हो गए, तो वो टाइम बहुत खराब होता है, ठीक है। और एक छोटा सा मेरे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था, हम्म, बीच में इंटरप्ट करूंगा, हम्म, कि एवरेज स्पेन जब आपने सोचा कि मुझे तैयारी शुरू करनी है, या कोचिंग में पहला कदम आपने रखा, और जब अच्छी आपने एक ड्रीम पोस्ट अचीव करी, वो स्पेन, ज्वाइनिंग की मैं बात नहीं कर रहा, जब आपको लग गया था हाँ फाइनल सिलेक्शन होने लग गया या हो गया है, तो एवरेज स्पेन क्या रहता है एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट का? सर ये सब पता है, ये काफ़ी वेरिएबल, मतलब काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखिए आज के टाइम में अगर भर्तियां टाइम पे होती हैं, जैसे अभी सीजल में हो रखा है कि एक साल में एक भर्ती पूरी कर दे पूरी रहे हो हैं, जाती है। तो मेरे को लगता है ये हमारे टाइम में नहीं थी चीज़ें, ठीक है। सीजल 17 और 18 में ये चीज़ें नहीं थी, नहीं थी, वहाँ बिल्कुल नहीं तीन थी। तीन साल एक भर्ती तीन में तीन लग साल रहे थे। लगे। तो चाहे आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो, 3 साल आपको लगने वाला है एक पोस्ट के लिए। लेकिन मेरे को लगता है अगर सिर्फ तैयारी की बात करेंगे, जो आपको कॉन्फिडेंस देगी कि यू आर इन टॉप 1%, ठीक है, आपका 99% से ऊपर आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो मेरे को लगता है अगर आपने ढंग से तैयारी करी है तो 8 से 10 महीना का टाइम रहेगा, कि इतना टाइम लग जाएगा यार। मैथ्स का सिलेबस भी खत्म करना है, जीके भी पढ़ना है, इंग्लिश पे भी ग्रैब बनाना है, और मैं टॉप परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे ये श्योर है कि आपको नौकरी मिलेगी 110%, इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें, एक बिल्कुल, दिन खराब हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, ये चेक करने का पैरामीटर यही है मॉक टेस्ट। अगर बिल्कुल। मॉक टेस्ट में परसेंटाइल आपका 95% आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो 100% आप नौकरी लेके निकल जाओगे, आप इस मार्केट में फंसोगे नहीं इस दलदल में। तो वही टारगेट रखो कि मॉक टेस्ट में मेरा परसेंटाइल बहुत अच्छा रहे, ठीक है। जहाँ 1 लाख बच्चों ने दिया है तो मैं उनके टॉप 1 परसेंटाइल में रहूँ, बिल्कुल। तो उससे आप जज कर सकते हो। आपको 6-8 महीने, वो डिपेंड अपॉन द बच्चा, उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है सीखने की। हम्म, कोई बच्चा 6 महीने में भी, ऐसे बच्चे हैं जो 6 महीने में बहुत अच्छा ग्रैब कर लेते हैं, कि नहीं को 8-10 महीने भी लग जाते हैं। तो ये बोलूँगा तो मैं। एवरेज जो मान के चले कि अच्छा 8 महीने में एक अच्छी तैयारी हाँ, हो छः जाती आठ है, उसके महीने बाद जब भी पेपर हो, जो प्रोसेस हो, वो तो देखो हम्म। टाइम लगता है, वो तो लगता ही। हाँ। एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, वो है एज फैक्टर, हम्म, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सीपीओ के लिए 25 साल एज 25 है, ये साल चीज़ें। तो क्या बच्चे को 12th करते ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, या ग्रेजुएशन, अपनी कॉलेज लाइफ तो देखो जीनी जी चाहिए, नहीं। फिर आना चाहिए? तो कॉलेज लाइफ अगर वो जी के आएगा तो 21-22 साल का आएगा, और 22 साल का बच्चा तैयारी करने लगेगा तो 24-25 तक ही सिलेक्शन लेगा। लेकिन 18 साल 19 साल का बच्चा लगे, तो आपका क्या व्यू है इसके बारे में कि क्या करना चाहिए? सर इसमें मिक्स्ड व्यूज बोलूंगा एक्चुअली। अब हम्म, मैं बोल दूं कि कॉलेज लाइफ मत जीने दो बच्चों को, तो एक्टिविस्ट लोग बोलेंगे कि यार कॉलेज के बिना तो क्या ही है, बिल्कुल। कॉलेज से ही आदमी प्रैक्टिकल होता है, लाइफ की चीज़ें सीखता है। हम्म, और यहीं मैं बोल दूं कि यार वो 3 साल आप यूटिलाइज करके अपना जॉब लेना, क्योंकि यार हम लोग राजा के परिवार से तो है नहीं, ठीक है। हम्म, सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम्म, सबके माँ बापू छोटे छोटी नौकरियां कर रहे हैं, कोई अपना धंधा कर रहा है, ठीक है, हम्म, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। हम्म, तो उन लोगों के लिए एक्चुअली मजे करने का समय नहीं है, उनके लिए हर दिन है कि हमें कमाना है, ठीक है, जितना जल्दी पैरों पे खड़े हो सके, तो वो बात है। तो जिसको ये है कि मेरे को ग्रेजुएशन बेस पे नौकरी चाहिए, तो मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, अगर कॉलेज में आपने एडमिशन ले भी लिया है तो थोड़ा बहुत कॉलेज लाइफ को इन्वॉल्व रहिए, लेकिन पैरेलली तैयारी रखिए यार, ठीक है। जैसे कि सीजल की बात करें तो पैरेलली न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए फर्स्ट ईयर से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, कि हाँ 1 साल मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग करा, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत कॉलेज भी जा रहा हूँ, बट हाँ मेरा थोड़ा अटेंशन मेरी तैयारी की तरफ भी है। मेरे को पता है कि 3 साल बाद मेरे साथ जो होने वाला है मैं उसके लिए अभी मेंटली तैयार हूँ। धीरे धीरे करके आपने थोड़ा जीके स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो बैलेंस बना सकते हैं। अगर कंप्लीटली बोलूँगा तैयारी पे चले जाइए तो फिर आप बोलोगे यार 3 साल की जर्नी है, 3 साल तैयारी करके तो आदमी परेशान हो जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं है, इतना हार्श होना भी खुद पे ठीक नहीं है। बिल्कुल। बट हाँ, जिसको वो डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट, अगर वो खुद को पुश करना चाहता है कि हाँ मेरे को कॉलेज टाइम में ही इतनी अच्छी तैयारी कर लेनी है कि विद इन द फर्स्ट अटेम्प्ट में 18-19 साल की उम्र में नौकरी लग जाऊँ। आपने देखा होगा शायद सीजीएल 23 में जो यंगेस्ट बच्चा लगा था वो 18 साल और कुछ महीने का था, जो इंस्पेक्टर लगा था।
समझ रहे हो यार, एक 18 साल का बच्चा जो बच्चा इंस्पेक्टर लग रहा है, वो कहाँ तो तक कहाँ जाएगा? तक जाएगा? उसके पास अभी 42 साल की नौकरी बची हुई है, ठीक है, 60 बिल्कुल साल में रिटायर होगा। बिल्कुल 42 साल में समझ रहे हो, वो 6-7 साल में सुपरिटेंडेंट, 12-13 साल में असिस्टेंट कमिश्नर, फिर भी 20-30 साल की, 20-22 साल की नौकरी फिर भी बची हुई है। तो उसके बाद वो जॉइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, ये सब चीज़ें बन सकता है। तो बहुत स्कोप है तो उसके एक पास बहुत ग्रोथ का। तगड़ा एक्सपोजर उसको अपनी लाइफ के लिए मिलेगा, अपने बच्चों के लिए बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अर्ली स्टार्ट का एडवांटेज तो हमेशा रहेगा, ठीक है? अर्ली मूवर्स जो होते हैं, चाहे वो बिज़नेस की लाइन में हो, चाहे तैयारी की लाइन में हो, जो पहले आएगा उसको हमेशा पर्क्स रहते हैं। तो आई थिंक जितना जल्दी शुरू करें उतना बढ़िया ही है। कुछ बच्चों को मोटिवेशन का होता है कि उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए, हुँ, हुँ। हर दिन कुछ ना कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए, लेकिन आपको भी पता है, उनको भी पता है कि इंटरनल मोटिवेशन ही लास्ट लॉन्ग रहता है। बिल्कुल। तो आपके लिए अपनी तैयारी के दौरान मोटिवेशन क्या था, और एक बच्चे को किस प्रकार का मोटिवेशन अपने लिए चाहिए? जैसे कुछ बच्चे सोच लेते हैं यार वहाँ पैसा कमाएंगे कमाएंगे, मुझे नहीं लगता है मोटिवेशन ज़्यादा लंबे चलते हैं। तो आपके लिए क्या कुछ मोटिवेशन था आपकी लाइफ में? सौरभ यार, हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, मतलब मैं इन जनरल अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, तो हम लोगों के लिए क्या होता है कि अपना डेली का लाइफस्टाइल ही एक मोटिवेशन होता है, ठीक है? कि हम देख रहे हैं कि घर में यार स्लीपर की टिकट करवा ली तो वो एक लग्जरी है, ठीक है? एसी तो एक लग्जरीज में आता है। आज जैसे हम फ्लाइटों से घूम पा रहे हैं, आज मन कर रहा है तो थर्ड एसी में जा रहे हैं, जा पा सेकंड रहे एसी में जा रहे हैं। बिल्कुल तो ये सब लग्जरीज लगती हैं उस समय। तो बिल्कुल अपना डेली का लाइफस्टाइल ही आदमी देखे कि पिताजी सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, तो इनसे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा, ठीक है? जिसके घर में कुछ अभाव है, वो उनको देखता है कि उनकी माँ कैसे मेहनत कर रही है। तो मैं तो देखता हूँ यार आस पड़ोस में भी लोगों को कि सिंगल पेरेंट है, मदर वो सुबह जाती है, स्कूल में खाना बनाती है, कॉलेज में, हॉस्टल में, सारा दिन काम करके शाम को घर आ रही है, उनके बच्चे मजे कर रहे हैं। तो उनको यार अब कुछ भी मोटिवेशन दे दोगे, उनमें काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल तो मोटिवेशन इंटरनल वाला ही काम करता है, जो आप खुद फील कर पा रहे हैं ना कि हाँ यार, इस चीज़ के लिए मेरे को ये करना है। तो मैं बोलता हूँ कोई भी एग्जाम हो ना यार, उसमें उसका, अगर आप कोई भी लाइफ में कुछ भी एग्जाम छोड़िए, अगर कुछ भी तैयारी करना चाह रहे हैं, कुछ भी जीवन में, बिजनेस, नौकरी या इसके अलावा भी कुछ, तो अपना वाई को क्लियर रखिए कि क्यों करना है, ठीक है? अगर आपको ये क्लियर है कि यार इसलिए करना है, जैसे मेरी बात करें तो मेरे को था कि यार बहुत जल्दी पैरों पे खड़ा होना है, घर वालों को फ्री करना है, ठीक है? और बहुत जल्दी मतलब चीज़ें करनी है, बहुत कुछ करना है। बिल्कुल तो क्लियर था शुरू से, फर्स्ट डे से। तो बहुत दबा के मेहनत करी थी शुरू में, और उसका रिजल्ट भी मिले, ठीक है? सूनर और लेटर मिलते ही हैं। चाहे वो सिस्टम का फ्लो था कि 3-3 साल भर्तियां इन्होंने निकाली, बट ठीक है, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो चीज़ें हुई हैं, एंड फॉर द लास्ट 6 ईयर्स मैं जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स में। तो ठीक है, मतलब आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ, कि अगर जो आप, वर्थ, हर चीज एक वर्थ है। हर चीज़ की एक कीमत है यार इस धरती पे, ठीक है? आप कुछ भी कर रहे हैं, आज आप खुद नौकरी छोड़ के यहाँ कर रहे हैं, तो इसमें भी आप वर्थ दे रहे हैं कि आप रात को भी लगे हुए हैं, दिन में भी लगे हुए हैं, 24 घंटे ब्रेन में यही चल रहे हैं कि किस तरह से बच्चों के लिए और बेटर कर दूँ, किस तरह से इनको और बेटर माहौल दे दूँ, ठीक बिल्कुल है? क्या-क्या और फैसिलिटीज़ ऐड ऑन कर सकता हूँ कि जो इनको जल्दी से जल्दी सिलेक्शन दिलवाएँ, इनको इस ट्रैप से बाहर निकाले। ये भी एक ट्रैप है भाई, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये एक बार जो इस दलदल में आता है ना, वो 18 साल की उम्र में आता है, और फिर निकलते-निकलते 30 साल कब हो जाते हैं पता भी नहीं पता लगता नहीं है लगता। कि यार अगला अटेम्प्ट और, एक अटेम्प्ट और दे देते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं, वो वो साइकिल भर्ती ब्रेक आ नहीं रही हो है, वो पाती, साइकिल प्री ब्रेक। में मेंस की तैयारी नहीं, फिर हाँ, मेंस में प्री की नहीं, वो एक वही, वही, साइकिल वही। बहुत गंदी बन बहुत जाती है कुछ गंदी बच्चों के साइकिल साथ। बन जाती है। या तो वो साइकिल कट ऑफ ब्रेक करे, हाँ, तब आपको एक इजीली 5-6 महीने अपने मिलेंगे कि हाँ आप आप बढ़िया से सोच अगले सकते मेंस की तैयारी करो। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे अभी मेरे पास बच्चा आया जिसके 148 मार्क्स थे जनरल से, उसका नहीं हुआ फाइनल में, लिस्ट में नाम नहीं आया। बिल्कुल। तो उसको मैंने यही समझाने की कोशिश करी, भाई तू आज मेंस लगा रहा है, तेरे नंबर 260 आ रहे, 255 आ रहे, तू इस मेंस में सिर्फ 30 दिन दूर है, खूब स्ट्रगल करेगा, टू 80 पे जाएगा, तेरे बिल्कुल। अंदर कैपेबिलिटीज है, क्यों ना इस बार मेंस की ही तैयारी के लग जाते हाँ, हैं। शुरू से लग जाना, लग वही जा हाँ सिलेबस है, वही चीज़ें। हम्म, तो वो मेंटरशिप का फ़र्क तो है यार सौरभ, बिल्कुल ठीक है? बच्चे को नहीं पता होता यार, ठीक है? एक नया बच्चा है, जब वो पहली बार उसका प्री नहीं निकल रहा है, तो मेंस तो प्री निकालने के बाद देखेगा ना, कि एक बार प्री निकले फिर देखता हूँ मेंस का पैटर्न क्या होता है। बिल्कुल और फिर वो 2 महीने का समय मिलता है, कुछ दिन तो आंसर की आने में लग जाती हैं, उसको पता ही नहीं होता प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर आंसर की आती है तो रिजल्ट का वेट करने लग जाते हैं, तो वो बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो आपको फर्स्ट डे से अपना फाइनल गोल क्लियर होना चाहिए। मेंस की भी साथ के साथ मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो। मैं ठीक बच्चों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल आप सोचोगे बिल्कुल जो नया बच्चा है उसके लिए रिकमेंडेशंस नहीं, नहीं है। उसको तो हाँ, स्टार्टिंग में अपना उसको तो नोट्स बनाए, नोट्स मेहनत बनाए, करे और सिलेबस अपना स्टेप खत्म बाय करें, स्टेप हाँ, चले। स्टेप बाय स्टेप चले। तो ये है। हम्म। कुछ बच्चों का एक मेजर डाउट आता है तैयारी करते वक्त हाँ, कि मोटिवेशन की बात चल रही थी हाँ ना, हाँ। तो मोटिवेशन की जब बात थी कि इंटरनल मोटिवेशन ही काम करेगा, और यार देखो इसमें कई बार क्या होता है कि आप भी डाउन फील करते हो, ठीक है? हर कोई नेचुरली, आप बोलोगे कितना ही बड़ा आदमी है, डाउन सबकी लाइफ में आता है। बिल्कुल हर
कितने ही ऊंचे मुकाम पे हो, उसको कभी ना कभी मोमेंट आते हैं कि वो डाउन फील करता है, तो खुद को कैसे मोटिवेट करें। तो उसमें सबके अपने अपने तरीके होते हैं यार। एक बिल्कुल। तो जो लॉन्ग टर्म विजन होता है वो तो मोटिवेट करेगा, प्लस कुछ आप एक्सटर्नल टेक्निक भी यूज करते हैं, लाइक कुछ गाने आप लूप में सुनने लग जाते हैं। जैसे मेरे को ध्यान है यार, मैं सुनता था लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, ठीक है, लक्ष्य मूवी का गाना है, मैंने बहुत लूप में चला के सुना है, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को मतलब इंटरनल हिट देता मोटिवेट था किया। कि हाँ यार करना है, ठीक है। बिल्कुल। तो रोके तुझको आंधियां ना जमीन ना आसमां, कुछ ऐसे करके पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, तो लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। तो इस तरह की कुछ लाइनें हैं, कुछ मोटिवेशनल कोट्स हैं जो हिट तो करते हैं, ठीक है, कि यार ये करना ही है। तो सबके अपने अपने मोटिवेशन के तरीके हैं, अपना मोटिवेशन ढूंढो और लग जाओ, हो जाएंगे चीज़ें। तो एक चीज जो मैं पर्सनली पूछना चाहूंगा कि आप मैरिड हैं अभी? हाँ सौरभ जी, मेरा मार्च में शादी था। ओके। तो अभी वाइफ क्या कर रहे हैं? मेरी वाइफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जॉब करती हैं, AG3 असिस्टेंट जनरल 3 करके। ओके। हाँ जी। तो अभी वो कहाँ पे पोस्टेड हैं? यार अभी उनकी पोस्टिंग कोलकाता है। कोलकाता। हाँ जी। और आपकी मुंबई पोस्टिंग। मेरी मुंबई तो पोस्टिंग। इस चीज को कैसे मैनेज करें? और क्योंकि ये चीज जो आज आप फेस कर रहे हैं, एस्पिरेंट भी आज नहीं तो कल फेस करेगा, तो उस चीज को आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए? देखो सौरभ, एक्चुअली शादी का कॉन्सेप्ट एक मतलब अपने लाइफ में सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो अगर आपको पार्टनर समझ आ गया कि हाँ इससे ही शादी करनी है, कैंडिडेट अच्छा है, तो जॉब का लोकेशन भी मैटर करता है। अब मान लीजिए उसका भी एक्साइज की तरह नॉन ट्रांसफरेबल जॉब हो, तो फिर यार शादी का कोई मतलब थोड़ी है, अगर आप दोनों अलग अलग जोन में पड़े तो, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये लक्की हूँ मैं इस चीज़ में कि FCI में ट्रांसफ़र खुले हैं, स्पाउस ग्राउंड पे उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र के लिए हमने एप्लीकेशन लगाया हुआ है, ओके। तो ठीक है, चीज़ें मैनेज हो जाएंगे। बट हाँ, अगर वर्किंग है, अगर आप मतलब जॉब के लिए देख रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि यार होम स्टेट के पास की नौकरी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा हाँ, लगे, एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगे, लगे थोड़ी ही नींद त्यागनी चाहे, पड़े। हाँ थोड़ा वही 2-4 नंबर का जो गैप रहता है ना यार, वो एक्चुअली आपको मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या दिल्ली दिलाएगा। तो सौरभ कि देखिए होम टाउन की नौकरी के अलग मजे हैं, ठीक है। तो इसीलिए शायद आप देखेंगे कि ASO की कट ऑफ ज़्यादा रहती है कंपेरेटिव टू GST। ऑल्दो GST का पोर्टफोलियो अच्छा है कंपेरेटिव टू ASO, बिल्कुल। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लोकेशन तो उसकी कट ऑफ ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा सब ऑडियंस को, सब जो तैयारी करने वाले मेरे भाई बंधु हैं, कि यार एक बार मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है यार सौरभ, पार्किंसन लॉ होता है आई थिंक, ठीक है। वो क्या बोलता है कि वर्क एक्सपेंड्स विद द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, ठीक है। काम जितना टाइम देंगे उतना ही बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए जैसे आपको कहीं जाना है, आपको पैकिंग करनी है, तो आप 3 दिन पैकिंग में सोचेंगे लगाएंगे तो 3 दिन ही लग जाएंगे, और वहीं आप लास्ट के आधा घंटे में सोचेंगे तो जरूरी चीज़ें सब असेंबल कर ही लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से तैयारी के फेज में भी होता है कि यार अगर आप सोचेंगे कि इस सिलेबस को मेरे 1.5 साल लगेगा, 1 साल लगेगा, तो वो 1-1.5 साल लग ही जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम मैथ्स के वो सवाल लगाते थे 7300 से, एक चैप्टर में 700 सवाल हैं, 600 सवाल हैं। अब उसको यार तुम 10 दिन लगा लो और उसको ही सोच के चलो कि 2 दिन में ख़त्म ही करना है, 350 या 3 दिन में ख़त्म ही करना है, तो आप सुबह से शाम तक लग के लगा ही लोगे, ठीक है। तो डेडलाइंस होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों में, बिना डेडलाइन के काम ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके एक ही बार में रैंक अच्छा निकालो, और अपनी होम पोस्टिंग और ड्रीम जॉब दोनों चीज़ एक साथ लीजिए, तो लाइफ थोड़ा स्मूथ रहेगी। स्मूथ होती है वरना मतलब। ठीक है यार, आप फ्लाइट से फ्रीक्वेंट आ रहे हो तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। हेक्टिक हो जाता है। फिर हाँ, दूसरा ना, जब हम थोड़ी सी लिमिट्स पुश करते हैं ना, एक एक्स्ट्रा पुश आपको बहुत आगे बहुत लेके आगे जा ले सकता है। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। जहाँ पे हमारी लिमिटेशंस स्टार्ट होती हैं, हार्ड वर्क की लिमिटेशंस होती हैं, और मुझे लगता है जहाँ पे इंसान हारना शुरू करता है ना, थकना शुरू करता है, वहीं से वहीं से सक्सेस सक्सेस स्टार्ट होती है। होती है। एक्चुअली उस पॉइंट के बाद की मेहनत ही काउंट हो रही है, ठीक है। जब नॉर्मल चल रहा है उतना तो सब कर ही रहे हैं ना यार, उतने में फिर आपको उतना ही मिलेगा जितना लोग छोड़ रहे हैं, टॉपर लोग, ठीक है। बिल्कुल। कि ठीक है आपको TA मिल गया चेन्नई में, आपको जो पोस्टल असिस्टेंट वाली पोस्ट थी वो मिल गई है, ठीक है, साउथ में। नौकरी बुरी नहीं है, बट यार मेहनत कर रहे हो तो और कर लो ना, एक ही बार की मेहनत है, 30 साल 40 साल नौकरी करनी है, और आप ठीक है। एक छोटे से पुश से 10 साल आगे 10 चले साल जाते आगे हो, एक चले जा रहे प्रमोशन आगे चले जाते हो। हो। हाँ यार, आप देखो ना अभी अगर जो कोई TA लग रहा है GST में, तो उसको लगभग 15 से 20 साल लगेंगे इंस्पेक्टर बनने में, ठीक है। वो तो 20 7-8 साल में कितनी मेहनत करेगा, कितनी मेहनत कितने करेगा। मतलब चीजों का बर्डन लेगा, लाइफ में कितना फिर स्ट्रगल करेगा। वही सैलरीज के मामले में भी देखोगे तो, पक्ष के मामले में भी देखोगे तो, प्रेस्टीज के मामले में भी देखोगे तो कितना आगे निकलेगा वो, ठीक है। तो अभी थोड़ी मेहनत है, वरना फिर 40 साल की मेहनत है। देखो, बेरोजगार से नौकरी अच्छी, नौकरी से होम स्टेट की नौकरी अच्छी, और फिर तो यार चीजें मतलब हर एक स्टेप प्रेफरेंस। पे अगला स्टेप दिखता ही जाएगा। तो अभी आपकी क्या प्रेफरेंस है आगे लाइफ को लेके कि अभी आगे क्या अचीव करना है? सौरभ,
हमेशा जब भी आप जीवन में कहीं पहुंचते हैं ना तो आपको एक सीढ़ी ऊपर दिखने लगती है। वो मैंने एक लाइन सुनी हुई है, बहुत अच्छी लगती है मेरे को, कि यार जो मिल गया वो माटी है, जो ना मिला वो सोना है। अब यार लग गए एक्साइज इंस्पेक्टर, तो ठीक है, अब ये तो हो ही गया, हाँ, अब इससे आगे क्या। बिल्कुल। तो कुछ प्लान्स हैं मेरे पर्सनल, हाँ, तो चीज़ें होंगी तो डिस्कस करते हैं उनके बारे में भी। बिल्कुल। हाँ। तो अभी जैसे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है लाइफ को लेके हम्म। कि लाइफ लॉन्ग एक स्ट्रगल्स हमारे साथ चलता रहता है। तो अभी भी आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल देखते हैं कि नहीं यार अब सेटल हो गए, या फिर सेटिस्फाई होना कहाँ तक आपको लगता है कि चीज़ों पे रुकना पड़ता है? देखो सौरभ, लाइफ में अगर आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं ना, नया नहीं सीख रहे हैं, तो लाइफ में बचता ही क्या है, ठीक है। आए गए ऑफिस, शाम को आए सो गए, ठीक है। तो वो भी अपनी ठीक है, उसकी भी कोई बुराई नहीं है, मतलब वो बुरी चीज़ नहीं है। सेटिस्फाइड रहो, मस्त चिल है, अपनी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी है, कोई हटाने वाला है नहीं, काम करके आए थोड़ा बहुत, घर पे आके सो गए, बिल्कुल। उसके अपने मजे हैं। लेकिन किसी को होता है कि नहीं यार, मेरे को खुद को ग्रो करना है, हर दिन ग्रोथ की साइड लेके जाना है, जिससे आप जिंदा फील करें। तो उसमें सिर्फ नौकरी नहीं, आप लाइक हेल्थ वाइज पुश कर रहे हैं, आपने जिम स्टार्ट किया है, आपके हेल्थ के अलग टारगेट्स हैं, कुछ चैरिटेबल डाइट के गोल्स हो अलग आपके। चैरिटेबल गोल्स हो आपके, आपकी कुछ हॉबीज के हो, आप स्पोर्ट्स में इंडल्ज होना चाह रहे हैं, ठीक है। आप सोसाइटी में खाली टाइम में एजुकेशन देके कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक बिल्कुल। है, ताकि आपको आपकी वर्थ फील होगी, हाँ इस धरती पे जन्म लिया है तो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिर्फ ले नहीं रहे हैं धरती से कि ठीक है नौकरी से भी पैसा ले लिया, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हम कुछ कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, बिल्कुल। ऑफिस में भी हम अपना काम कर रहे हैं, उसके अलावा भी खाली समय में हम कुछ अच्छी एक्टिविटी करके खुद को बिजी रख रहे हैं, वो भी एक तरीका है। बिल्कुल। तो वो सबकी अपनी चॉइस है यार, ठीक है, बट करना चाहिए आई थिंक, अगर आप दे सकते हैं सोसाइटी में जितना, क्योंकि आपने इसी से सीखा है। आज मैं भी इंस्पेक्टर बना हूं तो पता नहीं कितने लोगों की बातें मैंने सुनी है, कितने लोगों के मोटिवेशन से मैं सीख के यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, कितने टीचर्स रहे होंगे, कितने दोस्तों का रोल रहा है उसमें, बिल्कुल। तो वही चीज़ हम रिटर्न दे रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं कि एक्साइज इंस्पेक्टर क्या है, जीएसटी इंस्पेक्टर क्या है, कस्टम्स डिपार्टमेंट क्या अलग है, क्या पोस्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए। और मैंने देखा है कि पिछली बार 2023 में एक बच्चे की सिंगल डिजिट में रैंक थी और उसने टैक्स असिस्टेंट ऑप्ट किया। तो पोस्ट प्रेफरेंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बच्चों को अवेयर होना चाहिए। तो आप एक बार डिटेल में इसके बारे में बताएं कि कैसे क्या पोस्ट प्रेफरेंस लेनी चाहिए। ठीक है सौरभ, एक्चुअली ये इशू है, पोस्ट का नहीं पता होता बच्चों को, जब तैयारी करते हैं तभी एक बार तैयारी का ही पता लग जाए, वही एक बड़ी बात होती है। पोस्ट तो बाद में समझ आती है कि यार ये पोस्ट होती है, ये पोस्ट होती है। तो देखिए यार सौरभ, सीजीएल के थ्रू शायद 50 से 52 तरह की पोस्टें होती हैं अगर आप सब जोड़ते हैं तो, ठीक है। जिसमें आपका टैक्स असिस्टेंट, यूडीसी, ठीक है, ऑडिटर, अकाउंटेंट, कैग में ऑडिटर, सीजीडी में ऑडिटर, ठीक है। इसी तरह से फिर आपका इंस्पेक्टर भी अलग अलग जगह पे होता है, नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर होता है, कस्टम्स में फिर एग्जामिनर होता है, पीओ होता है, ठीक है। जीएसटी में आप देखेंगे तो वहाँ पे इंस्पेक्टर अलग होता है। इसी तरह से सीबीआई में इंस्पेक्टर होता है, फिर एएसओ होती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, रेलवे में, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे एएसओ आपका जो एमई होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो बच्चों को प्रीफरेंस भरते टाइम बहुत क्लियर होना चाहिए कि यार मेरे को क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर जिसको डेस्क जॉब चाहिए तो वो एएसओ के लिए ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। एएसओ एक अच्छी नौकरी है यार, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हो, 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, वही इन हैंड आपकी 75-80 हज़ार रुपये सैलरी बनती है। तो दैट इज़ ए गुड थिंग, ठीक है। दिल्ली रहोगे आप लाइफ टाइम, और एक क्लरिकल टाइप की, हाँ ऑफिस वर्क वाली जॉब है, तो उस तरह का काम रहेगा, नोटिंग ड्राफ्टिंग ये सब चीज़ें, ठीक है। ठीक है। लेकिन किसी को चाहिए कि नहीं यार यूनिफॉर्म चाहिए, ठीक है, और यूनिफॉर्म भी खाकी चाहिए, तो खाकी चाहिए तो जीएसटी इंस्पेक्टर एक पोस्ट होती है। जो एक्साइज इंस्पेक्टर बोलते हैं, वो जीएसटी इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर एक ही बात है। आज जब जीएसटी नहीं आया था ना, जीएसटी आने से पहले इसी को हम एक्साइज डिपार्टमेंट के नाम से जानते थे, जब सर्विस टैक्स और वैट हुआ करता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद से हमने इसका नामकरण, नोमेनक्लेचर चेंज करा और इसको जीएसटी इंस्पेक्टर बोलने लगे, ठीक है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर बोल रहे हैं तो इट मीन्स जीएसटी इंस्पेक्टर एट प्रेजेंट बात करें। इसी तरह से कस्टम डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो कस्टम में एक पीओ की पोस्ट होती है, काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट है यार, बहुत अच्छी नौकरी है। जो आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है, वाइट यूनिफॉर्म होता है उनका, तो बेसिकली उनका काम क्या रहता है, उनका काम प्रिवेंशन का रहता है। तो एयरपोर्ट्स पे, पोर्ट्स पे जो स्मगलिंग होती है गोल्ड की या पैसों की या चीज़ों की, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर वो सब चीज़ें डील करता है, ठीक है। इसी तरह से कस्टम से बात करेंगे तो एक बहुत अच्छी पोस्ट है जिसकी मतलब बहुत डिमांड रहती है एग्जामिनर की, ठीक है। एग्जामिनर का काम होता है ड्यूटी को डिफाइन करना चीज़ों के लिए, ठीक है। तो कस्टम्स में
आपको पता है ड्यूटीज़ वगैरह सेग्रीगेट करना, किस पे 18% टैक्स लगेगा, किस पे 28 लगेगा, किस पे ये सब चीज़ें वो डिसाइड करता है। वो चेक करता है कि इस कंटेनर में जो सामान आ रहा है उस पे ड्यूटी सही लगी है, नहीं लगी है। बिल्कुल। फिर प्रिवेंटिव वाला देखता है कि कुछ और उसके साथ तो स्मगल नहीं किया जा रहा है, उसको पकड़ना। कोई गोल्ड तो नहीं लेके आ रहा है बिना ड्यूटी भरे, लोग बॉडी पार्ट में गोल्ड छुपा के ले आते हैं, तो वो सब चीज़ें प्रिवेंटिव वाले काम करते हैं। इसी तरह से सीबीआई का एक अपना अलग पोर्टफोलियो, आपको पता है सीबीआई तो हर बड़े सेंसिटिव केस में सीबीआई रहती है, तो उनके इंस्पेक्टर का थोड़ा हेक्टिक काम ज़्यादा रहता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये है, अगर आप ऑडिटर और टैक्स असिस्टेंट की बात करेंगे तो ये 2800 ग्रेड पे की ऑडिटर की नौकरी होती है। रिलैक्सिंग जॉब है, ठीक है, ऑडिटर का काम है, आपका प्रमोशन विद इन 3 ईयर आप 4200 ग्रेड पे में चले जाएंगे, जो कि अभी शायद कुछ चेंजेस आए हैं जिसमें। और टैक्स असिस्टेंट का बेसिकली एडमिन का काम ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो जिस तरह से सर्विस बुक मेंटेन करना, सैलरीज वगैरह देखना, ये सब काम टैक्स असिस्टेंट देखते हैं। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट की स्वरूप बात करें, जिसमें मैं फिलहाल वर्किंग हूँ, तो अगर उसमें एक बच्चा इंस्पेक्टर लगता है और एक बच्चा टैक्स असिस्टेंट लगता है, तो जो बच्चा टैक्स असिस्टेंट लगा है ना यार, उसका डायरेक्ट टैक्सेशन से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। इन जनरली हर जगह उसको एडमिन के काम में रखा गया है, ठीक है। और इंस्पेक्टर से ही शुरू होता है टैक्सेशन, ठीक है। इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, तो इंस्पेक्टर इज द सोल, मतलब बेसिक अथॉरिटी जहाँ से काम शुरू हो रहा है टैक्सेशन का। उसको रेवेन्यू में टीए को नहीं रखते हैं जनरली। तो इस तरह से काम को बांटा गया है हर ऑफिसेज में और हर पोस्ट के बेसिस के ऊपर। तो जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो क्या गलती उस बच्चे से हुई कि उसको टैक्स असिस्टेंट यार मिला? सौरभ, एक्चुअली 23 वाली जो भर्ती थी ना, वो एक्चुअली बड़ी, मतलब उसमें सिस्टम ने गलत कर दिया। हुआ क्या कि एसएससी ने कट ऑफ जारी करी, एसएससी ने एक आंसर की जारी करी, और उस आंसर की के बेसिस पे बच्चों ने प्रेफरेंस भरी। हो सकता है उस बच्चे को पता होगा कि यार मेरे को जीएसटी इंस्पेक्टर मिल सकता है, लेकिन मेरे को मिलेगा केरल में, तो उसको लगा होगा यार टीए ऑप्ट कर लेते हैं, टीए क्या पता होम स्टेट मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन फिर एसएससी ने जब फाइनल रिजल्ट दिया ना, तो एक रिवाइज आंसर की के बेसिस पे दिया, जिसमें उन्होंने 4 क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए। वहां उस बच्चे के नंबर बढ़ गए। उसको नहीं पता था कि वो रैंकर निकल जाएगा। उसने जो शुरू में आंसर किया थी उसके बेसिस पे आई थिंक ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ऐसा मेरे बहुत दोस्तों के साथ भी हुआ जो लोग तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके जैसे शुरू में यार बट 321, स्टिल एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ये है कि फुली अवेयर रहना हाँ, चाहिए। अवेयर बहुत रहिए यार कि मैं दूर नौकरी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मेरे को अगर होम स्टेट 2400 मिल रहा है तो मेरे को वोट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर मेरे को कोई इशू नहीं है 4600 में, आपको पता है अपना एक दोस्त होता है किशन गुप्ता, किशन, तो चेन्नई नौकरी कर रहा है, ठीक है यार। चेन्नई, हाँ। तो वो अपनी अपनी प्रीफरेंस है, प्रेफरेंस है। किसी को लगता है चेन्नई दूर है, किसी को लगता है कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो बच्चे को इन पोस्टों के बारे में अवेयर पहले ही होना चाहिए, प्रीफरेंस भरने से पहले। जिस दिन आप मेंस देते हैं तो थोड़ा सा रिसर्च इस चीज़ पे कर लीजिए, 5-7 दिन कुछ लगे हुए बच्चों से डिस्कस कर लीजिए कि भैया इसका क्या प्रोफाइल है, इसमें कैसा काम है, आपसे वो काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। एमईए में आपको पता है कि शायद कंपलसरीली 3 साल आपको बाहर जाना रहेगा, ठीक है, बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ बिल्कुल। एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। तो आपको कोई इशू नहीं है फॉरेन में जाने में, तो फिर ऑप्ट कीजिए। सर एक इन शॉर्ट में अगर आपसे पूछना चाहूँ सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, तो ब्रीफ में अगर आपको 1 मिनट में डिफाइन करना हो, जीरो से मैथ की तैयारी कैसे करनी चाहिए, स्टेप ठीक बाय है, स्टेप प्रोसेस? स्टेप बाय स्टेप अगर जैसे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि मैंने कैसे करी थी, वो बताता हूँ आपको ब्रीफ में। कि पहले क्लास लो, एक टीचर को पकड़ो, भरोसा करके उससे पूरा सिलेबस खत्म करो। जैसे ही सिलेबस खत्म हो, पैरेलली जैसे चैप्टर खत्म होता है उसको किसी बुक से अच्छी सी से प्रैक्टिस करो, उसके 300-400 सवाल प्रीवियस ईयर के। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट पे आ जाओ, मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाओ। तो मैथ्स को उससे कवर कर सकते हैं, कुछ अलग से कैलकुलेशन पे भी काम कर लो, स्क्वेयर्स, क्यूब्स, टेबल्स, ये सब चीज़ें अपनी दिमाग में याद रखो। 50 तक की टेबल याद हो, स्क्वेयर याद हो 30 तक, क्यूब याद हो 20 तक। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कैलकुलेशंस में। तो इन सब पे काम करना पड़ेगा। आप बिना कैलकुलेशन को मैथ्स को नहीं कर सकते, ठीक है। मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए आपकी। सेकंड थिंग, अगर मैं इंग्लिश को कैटेगराइज करूँ तो इंग्लिश के लिए कौन सी स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस देखते हैं जिससे इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है एक बच्चे की? देखो इंग्लिश का यार वही चीज़ है, एक बार तो टीचर जिससे आप पढ़ रहे हो उस पर ब्लाइंड फेथ करके उससे पूरा ग्रामर कर लो, क्योंकि टीचर आपको वोकैब में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन टीचर के हाथ में कम, बच्चे के हाथ में ज़्यादा होती है। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए एक न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। और वोकैब के लिए एक बुक पकड़ो, चाहे ब्लैक बुक पकड़ रहे हो, उससे 1 वर्ड जैसे पढ़ते जा रहे हो उनको टिक लगाते जाओ। जो 1 वर्ड याद हो गया उसको काट दो, उसमें से जो बचे हुए 1 वर्ड है उसको रिवाइज करो, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका कॉम्प्रीहेंशन, पीक्यूआरएस, ये सब चीज़ें हो ही जाएंगे। तो इंग्लिश और के लिए अगर मैं बात करता हूँ
रीजनिंग पार्ट के लिए जो बच्चों के लिए इजी रहता है, लेकिन आप रीजनिंग पार्ट के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, रीजनिंग इतना बड़ा इशू नहीं है, बट रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक जैसे कि आप बोले डाइस के सवाल हैं, या फिर जो स्टेटमेंट कंक्लूजन के हैं जिनमें निष्कर्ष निकलते हैं, तो वो बच्चों को पजल करते हैं। कैलेंडर के सवाल हैं, क्लॉक के सवाल हैं, तो एक कुछ चैप्टर हैं जिनको आप किसी टीचर से पढ़ सकते हो। बाकी फिर आप प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट से, ठीक है। एक बार अगर किसी का मन है कि नहीं मेरा रीजनिंग बहुत वीक है, तो एक प्रॉपर कोर्स कर लीजिए, ठीक है। पूरे टीचर को शुरू से लास्ट तक फॉलो कीजिए, और उसके बाद मॉक टेस्ट को जितना लगा सके, प्रीवियस ईयर जितने लगा सके उतना अच्छा। और अगर मैं बात करूं जीएस के लिए, तो आपके जीएस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी बच्चे के लिए? देखिए सौरभ, अब आज के समय में जो पैटर्न है उसमें जीएस का एक बहुत अच्छा वेटेज है, ठीक है। बिना जीएस के आप रैंक नहीं निकाल सकते, बिना जीएस के आपको ड्रीम पोस्ट नहीं मिलेगी। तो जीएस के लिए भाई डेप्थ में ही पढ़ना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर तो हर चीज़ का रहेगा कि प्रीवियस ईयर सवाल तो लगाने ही है कोई बुक पकड़ के। बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनको किसी एक अच्छे टीचर से, जो कि एक रिलायबल टीचर हो, उनसे पहले पढ़ के, और फिर इनकी जितने टाइम रिवाइज करेंगे नोट्स को, जितना प्रीवियस ईयर सवाल लगाएंगे, वही सेम स्ट्रेटेजी जीएस में भी लगेगा। तो कंक्लूडिंग पार्ट पे चलते हैं। अगर कुछ वर्ड्स में कंक्लूड करना चाहें जर्नी को, एक एस्पिरेंट की जर्नी को, कि तो क्या कुछ बातों को उनको दिमाग में रखना चाहिए? फेजेस आते हैं बुरे अच्छे तैयारी के, तो उन चीज़ों को देख के क्या कंक्लूडिंग पार्ट्स आपके दिमाग में आता है? देखो सौरभ, बात इस तरह से, हर एक एस्पिरेंट की जर्नी सेम ही होती है। सबके लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगे, पेपर देगा, नंबर नहीं आएंगे, नंबर ग्रो नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। उसको लगेगा कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने 1 महीना पढ़ाई करी, बट मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए। तो उसको इतना ट्रस्ट रखना है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो प्रोसेस का पार्ट है। प्रोसेस यही है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। एकदम से नंबर किसी के 100 से 250 नहीं आते, 150 नहीं आते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, आज 10 बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे, 2 बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही सबकी शुरुआत होती है। हमने भी शुरू करा था तो 60-70 नंबर से शुरू करा था, फिर 150 प्लस, 160 प्लस, 170 प्लस आने लगे थे। जिस सीजल से मैं लगा था वहाँ पे मेरे 180 प्लस थे प्री में, तो स्कोर था 183 था आई थिंक। ओके। तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ जादू कर दिया, ठीक है। चीज़ें धीरे धीरे पढ़ी, सीखी, नंबर बढ़ते जाते हैं। तो अपनी प्रोसेस पे विश्वास रखिए, जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं उन पे ट्रस्ट रखिए कि वो आपको सही बता रहे हैं, दे हैव डन दिस थिंग, या फिर उन्होंने ऐसे बहुत लोगों को रास्ता दिखाया है। तो जो आपके मेंटर हैं, जो आपके टीचर हैं, उन पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट रखिए कि वो आपको बहुत सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो चीज़ें हो जाएंगी, लगे रहिए, छोड़िए मत, ठीक है। 6 महीना नहीं हो रहा, 8 महीने नहीं हो रहा, 1 साल में होगा, 1.5 साल में होगा, तो एक मिनिमम टाइम फ्रेम रखिए कि हाँ 1-1.5 साल में करके निकल जाऊंगा मैं। बिल्कुल। तो कंसिस्टेंटली उसमें लगे रहिए। और हार्डवर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए। और जो बच्चे घर पे अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रैक्शन है, तो आ सकते हैं मेंटर 365 गुरुकुल में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।